बच्चों ठीक है, इसमें ए सेंटर मास अल्फा और एफ आर 3 वेरिएबल हैं और 3 इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट बता रहा हूँ, है ना। तो ध्यान रखना इनको सॉल्व करने पर इसका लीनियर एक्सेलरेशन मतलब ए सेंटर मास हमारे पास आएगा g sin थीटा अपन 1 प्लस आई सेंटर मास अपन mr स्क्वायर। एंगुलर एक्शन अल्फा तो कोई छोटा बच्चा ही बता सकता है कि ए सेंट्रोमास इक्वल अल्फा आर है, तो अल्फा होगा ए सेंट्रोमास अपन आर, और है ना, और ए सेंट्रोमास और अल्फा की वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो इस पर लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन तुम्हारे पास आएगा mg sin थीटा अपन 1 प्लस mr स्क्वायर अपन आई सेंट्रोमास, है ना। और ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन अपने सामने कई बार आते हैं, है ना, क्वेश्चन अपने सामने कई बार आते हैं, इसलिए फर्स्ट कैलकुलेशन के लिए इसके रिजल्ट को ही डायरेक्ट याद रखना है। आगे इन क्वेश्चन में इतना सारा सॉल्व करने का टाइम नहीं रहेगा। और ये भी ध्यान रखना कि इसमें अल्फा तो पता है हमको, ए सेंटर मास अपन आर होगा, लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन और स्टैटिक फ्रिक्शन के हमको रिजल्ट याद रखने हैं। और ध्यान रखना कि ये दोनों जो फॉर्मूले हैं वो इस रिजिड बॉडी के जादुई फॉर्मूले, तुमको याद होगा हर चैप्टर में एक एक जादुई फॉर्मूला बताता था। तो रिजिड बॉडी वाले चैप्टर के जादुई फॉर्मूले ये ऐसी ऐसी जगह लग जाएंगे जहां तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ठीक, तो आगे तुमको इसका असली जादू पता चलेगा, लेकिन इसको रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है। ठीक, तो एक बार मैं बोल कर बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, सीधे सीधे दिमाग में छपने चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि किसी फिक्स और रफ इंक्लाइन के ऊपर कोई भी फिक्स और रफ इंक्लाइन के ऊपर कोई भी सिलेंडर या स्फीयर अगर परफेक्ट रोलिंग कर रहा हो, है ना, ध्यान रखना कि फिक्स और रफ इंक्लाइन के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्ट रोलिंग कर रहा हो, तो उस केस में इसका लीनियर एक्सेलरेशन है ए सेंट्रोमास तो कितना आता है g sin थीटा अपन 1 प्लस आई सेंट्रोमास अपन mr स्क्वायर। अल्फा तो a अपन r ही होगा, और दूसरा इस पर लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आता है mg sin थीटा अपन 1 प्लस आई सेंट्रोमास अपन mr स्क्वायर की जगह उल्टा mr स्क्वायर अपन आई सेंट्रोमास होता है। तो इसको रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है। और देखो इसको हम थोड़ा चालाकी से भी याद रख सकते हैं, ठीक है, जैसे लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखना है, तो देखो इसको ऐसे याद रखना है ना, इसको ऐसे याद रखना कि बताओ अगर इंक्लाइन की सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती तब तो इस पर फोर्स केवल mg sin थीटा, तो तब तो इसका एक्सेलरेशन केवल g sin थीटा होता, लेकिन इस बार रफ इंक्लाइन है तो इस पर, है ना, रफ इंक्लाइन है तो इस पर अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन भी लगेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तो उसके कारण आगे की ओर रिजल्टेंट फोर्स कम हो जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि अगर सरफेस स्मूथ होती तब तो इसका एक्सेलरेशन g sin थीटा होता, लेकिन इस बार रफ इंक्लाइन है तो इस फ्रिक्शन के कारण इसका एक्सेलरेशन घट जाएगा, और एक्सेलरेशन कम हो जाएगा मतलब g sin थीटा में एक से बड़ी चीज से डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड होता है 1 प्लस आई सेंटर मास अपन mr स्क्वायर। तो इस तरह से याद रखना है, स्मूथ इंक्लाइन होता है एक्सेलरेशन g sin थीटा, रफ इंक्लाइन है तो एक्सएन कम होगा, एक से बड़ी चीज से डिवाइड होगा, तो किससे डिवाइड होगा 1 प्लस आई सेंटर मास अपन mr स्क्वायर, है ना। और इस पर लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो mg sin थीटा अपन 1 प्लस mr स्क्वायर अपन आई सेंटर मास। ये रिजल्ट की फॉर्म में उनको याद रखना है। तो बस अब तुम बताओ, है ना, अब तुम बताओ कि इस इंक्लाइन के ऊपर सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर, स्फीयर किसी को भी छोड़ दें तो इन जादुई फॉर्मूले से उसका लीनियर एक्सेलरेशन और स्टैटिक फ्रिक्शन हम तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हमने किसी सॉलिड सिलेंडर को छोड़ा है, तो तुम स्मार्टली बताओ, स्मार्टली बताओ कि अगर किसी सॉलिड सिलेंडर को छोड़ें तो उसका आई सेंटर मास कितना होता है mr स्क्वायर बाय 2। तो बताओ इसको उधर ट्रांसफर करें तो आई ओपन mr स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2। तो लीनियर एक्सलेशन g sin थीटा ओपन 1 प्लस आई सेंटर मास ओपन mr स्क्वायर, और सॉलिड सिलेंडर के लिए आई सेंटर मास ओपन mr स्क्वायर 1/2 कर देंगे, तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन g sin थीटा ओपन 1 प्लस 1/2 एक झटके में आ गया। और स्टैटिक फ्रिक्शन देखना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए कि पर इंक्लाइन पर परफेक्ट रोलिंग के केस में स्टैटिक फ्रिक्शन mg sin थीटा अपन 1 प्लस mr स्क्वायर अपन आई सेंटर मास। तो सिलेंडर के लिए आई सेंटर मास अपन mr स्क्वायर हाफ होता है, तो mr स्क्वायर अपन आई सेंटर मास 2,
तो लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन mg sin थीटा अपन 1 प्लस mr स्क्वायर अपन आई सेंट्रोमास 2 तो mg sin थीटा बाय 3 डायरेक्ट आ गया। बस अब है ना, ध्यान रखना कि कभी भी इंक्लाइन पर परफेक्ट रोलिंग हो तो अब गधों टाइप से पूरा आविष्कार करने की या पूरा डिराइव करने की टाइम नहीं है। बस मेडिकल के बच्चों टाइप से इस फॉर्मूले को याद रखना और इसका डायरेक्ट यूज करना है ना? अब देखो जो मेन पार्ट था वो तो हमने कर लिया। अब इसमें छोटे-छोटे चिल्लर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो देख लेना, ठीक है? तो देखो इस बार है ना, इस बार हमको पूछा है कि सिलेंडर और है ना, हमको पूछा है कि सिलेंडर और इंक्लाइन के बीच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यूएस कितना हो ताकि ये सिलेंडर बिना फिसले परफेक्ट रोलिंग करे, मतलब फिसलने से रोकने के लिए या स्लाइडिंग से रोकने के लिए इन दोनों के बीच की सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए वो देखना है। तो देखो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना? मैंने पहले सॉरी है ना, मैंने पहले ही तुमको चमका कर बताया था कि पूरी रिजिड बॉडी में है ना, पूरी रिजिड बॉडी में अगर कभी भी फिसलने से रोकने की कंडीशन पूछे तो देखते ही चमक जाना चाहिए कि फिसलने से रोकने के लिए बस Fr शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यूएस इनटू n। इसके पीछे की कहानी में कई बार बता चुका हूँ। बस है ना, फिसलने से रोकना है या परफेक्ट रोलिंग अलाउ करनी है ना, तो बस रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग या फिसलने से रोकने के लिए आंखें बंद करके Fr शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यूएस इनटू n। तो बस Fr, तो Fr की वैल्यू हमको डायरेक्ट पता है। इस पर लगने वाला फ्रिक्शन mg sin थीटा अपन 1 प्लस mr स्क्वायर अपन आई सेंट्रोमास है, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यूएस इनटू n। और बताओ इंक्लाइन है तो बता इंक्लाइन है, इसलिए इस बार प्रेसिंग फोर्स का काम mg cos थीटा करेगा। सॉल्व कर सकते हैं तो बता, सॉल्व करेंगे तो इस mg से ये mg कैंसल, तो आगे सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास कितना आएगा, म्यूएस ग्रेटर देन इक्वल टू ये cos थीटा को उधर ट्रांसफर करेंगे तो sin थीटा अपन cos थीटा कितना हो गया, tan थीटा अपन 1 प्लस mr स्क्वायर अपन आई सेंट्रोमास। बस बोल सकते हैं कि अगर परफेक्ट रोलिंग अलाउ करनी हो या फिसलने से रोकना हो तो उसके लिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इतना है, इससे ज्यादा होना चाहिए। तो फिसलने से रोकने के लिए म्यूएस की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है ना, म्यूएस की मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू tan थीटा अपन 1 प्लस mr स्क्वायर अपन आई सेंट्रोमास तो होनी चाहिए। इससे ज्यादा हो तो तुम्हारी श्रद्धा। हाँ बच्चों, एक इम्पोर्टेंट चीज बताना रह गया था, तो मैंने अभी चमका कर बताया था कि इंक्लाइन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट परफेक्ट रोलिंग कर रहा हो तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन कितना होता है, g sin थीटा अपन 1 प्लस आई सेंट्रोमास अपन mr स्क्वायर। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इंक्लाइन पर कोई ऑब्जेक्ट परफेक्ट रोलिंग कर रहा हो तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन मेनली आई ओपन mr स्क्वायर इस फैक्टर पे डिपेंड करता है। देख सकते हो ना, इंक्लाइन पे कोई ऑब्जेक्ट परफेक्ट रोलिंग करे तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन मेनली आई सेंट्रोमास अपन mr स्क्वायर इस फैक्टर पे डिपेंड करता है। बस तुम फीलिंग से बताओ ना, फीलिंग से बताओ कि जिस ऑब्जेक्ट का है ना, जिस ऑब्जेक्ट का आई ओपन mr स्क्वायर फैक्टर ज्यादा होगा, जिसका आई सेंट्रोमास अपन mr स्क्वायर फैक्टर ज्यादा होगा, उसमें डिनोमिनेटर भी ज्यादा होगा, तो पूरी चीज कम होगी, मतलब इसका लीनियर एक्सेलरेशन कम होगा। और तुम बताओ कि लीनियर एक्सेलरेशन कम होगा तो वो नमूना धीरे-धीरे नीचे आएगा, धीरे-धीरे नीचे आएगा तो नीचे तक पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा। और ऐसे ही बताओ कि जिस ऑब्जेक्ट का आई ओपन mr स्क्वायर फैक्टर कम हो, है ना, जिस ऑब्जेक्ट का आई ओपन mr स्क्वायर फैक्टर कम हो उसका डिनोमिनेटर भी कम होगा तो लीनियर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और लीनियर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो तेजी से नीचे आएगा, तो नीचे तक पहुंचने में टाइम कम लगेगा। तो ये सारी चीजें भी देख सकते हैं ना, या तुम चाहो तो इसको थोड़ा सा अनपढ़ों के टाइप से भी देख सकते हो। ये तो अनपढ़ों के टाइप से ऐसे बोल सकते हैं, है ना, अनपढ़ टाइप से ऐसे बोल सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट का आई ओपन mr स्क्वायर फैक्टर ज्यादा हो या जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो वो ऑब्जेक्ट रोटेशन मोशन में आलसी होगा। रोटेशन मोशन में आलसी होगा तो प्रोपोर्शनली लीनियर मोशन में भी आलसी होगा, तो धीरे धीरे नीचे आएगा तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा, और धीरे धीरे नीचे आएगा तो नीचे तक पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा। ऐसे अनपढ़ बुद्धि से भी कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली भी इसको सोचा जा सकता है। हाँ बच्चों, अभी हमने इंक्लाइन पर परफेक्ट रोलिंग को स्टडी कर लिया और कुछ भी कच्चा याद रखने की जरूरत नहीं, बस इंक्लाइन पर कोई ऑब्जेक्ट परफेक्ट रोलिंग करे तो बस
केवल इसके एक तो लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जी साइन थीटा अपन 1 प्लस आई अपन एम आर स्क्वायर, और उस पर लगने वाले स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला mg sin थीटा अपन 1 प्लस mr स्क्वायर अपन आई सेंटर मास, बस यही दो याद रखने। अब देखो, अब इसमें हमको कुछ है ना, अब इसमें हमको कुछ छोटी-छोटी चीजें पूछता है, वो देख लेना। तो पेज चेंज करना पड़ रहा है, इसे अलग से चित्र बना देता हूँ, है ना। वो एक इस बार भी है ना, इस बार ही मान लेते हैं कि थीटा एंगल का कोई इंक्लाइन है जो फिक्स है और सफिशिएंट रफ है। है ना, इस इंक्लाइन की हाइट हमको वर्टिकल हाइट एच दे रखी है, और चलो इसके हाईएस्ट पॉइंट से हमने किसी है ना, हाईएस्ट पॉइंट से किसी छोटे से स्फीयर या सिलेंडर को हमने रिलीज किया है। रेस्ट से रिलीज किया मतलब इनिशियली इसकी वेलोसिटी भी जीरो और एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो, और हमको दे रखा है कि सरफेस सफिशिएंट रफ है, मतलब छोड़ने पर इस सिलेंडर बिल्कुल परफेक्ट रोलिंग कर रहा है ना, मतलब छोड़ने पर इस सिलेंडर बिल्कुल परफेक्ट रोलिंग करता हुआ ऐसे नीचे जा रहा है। बस, तो हमको कुछ छोटी-छोटी चीजें पूछता है। एक तो पूछता है कि जब ये सिलेंडर लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी, और नीचे तक रोल करने में टाइम कितना लगेगा वो देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो ये थीटा एंगल का इंक्लाइन है, इसकी वर्टिकल हाइट h है। तो सबसे पहले इस इंक्लाइन की लेंथ कितनी होगी वो देखना है। तो देखो, वैसे तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो डायरेक्ट बोल सकता है कि बता इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर h एंगल थीटा, तो हाइपोटेनस तो ज्यादा होगा, इससे कितना होगा h कोसेक थीटा। या अगर इतनी बुद्धि नहीं हो तो छोटे बच्चों टाइप से कर सकते हो कि बता इस ट्रायंगल में एंगल थीटा है, परपेंडिकुलर h है, हाइपोटेनस कितना होगा वो देखना है। तो तब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को कौन रिलेट करता है, साइन थीटा। और छोटे बच्चों टाइप से लिख सकते हो कि साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का काम तो h अपन हाइपोटेनस निकालना है, तो इसको इधर और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, h ओपन साइन थीटा, या h और 1 ओपन साइन थीटा को कोसेक थीटा बोल सकते हैं। लेकिन ये छोटे बच्चों टाइप से लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर h है तो हाइपोटेनस ज्यादा होगा, तो कितना होगा h कोसेक थीटा, मतलब इस इंक्लाइन की लेंथ h कोसेक थीटा होगी। बस अब इस सिलेंडर या स्फीयर को रेस्ट से रिलीज किया है, परफेक्ट रोलिंग करता हुआ नीचे की ओर जा रहा है। तो सबसे पहले है ना, सबसे पहले हमको देखना है कि ये सिलेंडर जब जमीन पर पहुंचेगा तो इसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी वो देखना है। बस हमको अच्छे पता है कि ये इंक्लाइन के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट रोलिंग कर रहा है, और इंक्लाइन के ऊपर परफेक्ट रोलिंग करे तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन g sin थीटा अपन 1 प्लस आई अपन एम आर स्क्वायर होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। बस इसकी फाइनल स्पीड देखनी है, तो उसके लिए आराम से बताओ कि सिलेंडर के यहाँ से यहाँ तक के लीनियर मोशन के लिए थर्ड इक्वेशन लगा देंगे, मतलब v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। और बताओ लीनियर मोशन की इक्वेशन लगा रहे हैं, मतलब सेंट्रोमास की इक्वेशन लगा रहे हैं, तो सही शब्दों में v सेंट्रोमास इक्वल टू u सेंट्रोमास प्लस a सेंट्रोमास इनटू s सेंट्रोमास, बस वैल्यू रखते हैं। तो तुम बताओ कि इसकी फाइनल लीनियर वेलोसिटी निकालनी है मतलब v स्क्वायर निकालना है इक्वल टू इनिशियल लीनियर वेलोसिटी तो 0 प्लस 2 एक्सेलरेशन, तो हम पहले निकाल चुके हैं, हमको याद भी है कि इंक्लाइन पर परफेक्ट रोलिंग करे तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन कितना होता है, g sin थीटा अपन 1 प्लस आई सेंट्रोमास अपन एम आर स्क्वायर इंटू एस सेंट्रोमास। तो हमको पता है कि बताओ है ना, यहाँ से यहाँ तक इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, h कोसेक थीटा, जिसको दूसरे शब्दों में h ओपन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो बताओ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी फाइनल लीनियर स्पीड कितनी आएगी, रूट 2 जी एच ओपन 1 प्लस आई सेंट्रोमास ओपन एम आर स्क्वायर इतनी आएगी, है ना। फाइनल लीनियर स्पीड इतनी होगी। इसको थोड़ा ध्यान में भी रख सकते हो, है ना, याद भी रख सकते हो। तो ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि बताओ इसको छोड़ दिया था ना, तो बताओ बिल्कुल स्मूथ इंक्लाइन होता, और अगर स्मूथली फिसलते हुए नीचे आता है ना, तो इंक्लाइन बिल्कुल स्मूथ होता और ये बिल्कुल स्मूथली फिसलते हुए नीचे आता। तब तक तो एच जितना वर्टिकली नीचे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होती, रूट 2 जी एच। लेकिन इस बार परफेक्ट रोलिंग करते हुए नीचे आ रहा है, तो इस बार इसकी फाइनल स्पीड रूट 2 जी एच की जगह रूट 2 जी एच ओपन 1 प्लस आई सेंट्रोमास ओपन एम आर स्क्वायर इतनी होगी। तो ये तो फाइनल स्पीड निकाले। हाँ देखो,
अभी तो हमको ज्यादा चीजें नहीं आती हैं, इससे फाइनल स्पीड के लिए मुर्खोटाई से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की है, लेकिन कोई स्मार्ट पर्सन हो तो इसको डायरेक्ट कर सकता है। बताओ कि यहाँ से यहाँ तक क्या लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं। तुम खुद बताओ, है ना, तुम खुद बताओ कि एक तो इस सिलेंडर को छोड़ दिया मतलब बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहा है, और दूसरा इस पर फ्रिक्शन भले ही लग रहा है लेकिन वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन एनर्जी में कोई लॉस नहीं करता है, तो एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं। डिक्रीज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी कंजर्वेशन से भी वही आंसर आएगा, लेकिन अभी रोलिंग मोशन में हमने काइनेटिक एनर्जी नहीं पढ़ी है, इसलिए अभी छोटे बच्चों टाइप से ऐसे बेसिक से भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये तो इसकी फाइनल स्पीड आ गई। अब एक और हमको चीज पूछी है कि सिलेंडर को छोड़ दिया है ना, तो उसको ऊपर से नीचे तक रोल करने में टाइम कितना लगेगा वो पूछा है, वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस तुम आराम से बताओ कि इसको छोड़ दिया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और बिल्कुल परफेक्ट रोलिंग करता हुआ नीचे आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है, h cosec थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक रोल करने में टाइम कितना लगेगा वो देखना है। तो बताओ, टाइम निकालना है ना, तो टाइम निकालने के लिए अब सिलेंडर के यहाँ से यहाँ तक के लीनियर मोशन के लिए सेकेंड इक्वेशन बेस्ट रहेगी। बस इस सिलेंडर के यहाँ से यहाँ तक के लीनियर मोशन के लिए सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, और वही लीनियर मोशन की इक्वेशन है मतलब सेंट्रोमास की इक्वेशन। तो ज्यादा शुद्ध शब्दों में s सेंट्रोमास इक्वल टू u सेंट्रोमास t प्लस हाफ a सेंट्रोमास t स्क्वायर, ये लगा सकते हैं, वैल्यू रखते हैं। चलो s सेंट्रोमास तो तुम बताओ कि यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर का लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है, h cosec थीटा, जिसको दूसरे शब्दों में हम h ओपन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, इक्वल टू u सेंट्रोमास, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ a सेंट्रोमास की इसका लीनियर एक्सेलरेशन, वो तो हमको याद हो गया है, g sin थीटा अपन 1 प्लस i सेंट्रोमास अपन mr स्क्वायर इंटू t स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से यहाँ तक रोल करने में टाइम आ जाएगा, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक t तुम्हारे पास आएगा, सॉल्व करेंगे t तुम्हारे पास आएगा 2h ओपन g साइन स्क्वायर थीटा, है ना, वही सॉल्व करेंगे तो t आएगा तुम्हारे पास रूट ऑफ 2h ओपन g साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस i सेंट्रोमास ओपन mr स्क्वायर, है ना, इतनी जोड़ बाकी आती होगी। क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, तो ध्यान रखना s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर में वैल्यू रखेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो इस सिलेंडर को ऊपर से नीचे तक रोल करने में टाइम कितना लगेगा, रूट 2h ओपन g साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस i सेंट्रोमास ओपन mr स्क्वायर, ऊपर से नीचे तक रोल करने में टाइम इतना आ गया। देखो अब इसमें एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, हाँ बच्चों ठीक है, तो देखो अब कई बार, है ना, अब कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें इंक्लाइन प्लेन से, है ना, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर किसी रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, इन सबको रिलीज करते हैं, और सब परफेक्ट रोलिंग कर रहे होते हैं, तो हमको पूछता है कि किसको नीचे तक पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा और किसको कम लगेगा वो देखना है। तो देखो इस वाले एक्सप्रेशन से, है ना, इस वाले एक्सप्रेशन से क्लियरली बोल सकते हैं कि अगर सारे नमूने परफेक्ट रोलिंग कर रहे हो तब तो नीचे तक पहुंचने में जो टाइम है वो केवल आई सेंट्रोमास अपन mr स्क्वायर इसी फैक्टर पे डिपेंड करेगा। बताओ बाकी सारे फैक्टर तो सबके लिए कांस्टेंट है ना, तो ध्यान रखना अगर सारे नमूने परफेक्ट रोलिंग कर रहे हो तो नीचे तक पहुंचने में टाइम जो है वो आई सेंट्रोमास अपन mr स्क्वायर इस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। और तुम लॉजिकली बोल सकते हो, बताओ जिस नमूने के लिए आई सेंट्रोमास अपन mr स्क्वायर वाला फैक्टर ज्यादा हो इसको नीचे तक पहुंचने में टाइम भी ज्यादा लगेगा। और देखो अभी तो हमने ना अभी तो हमने बेवकूटाई से इतना मैथमेटिकल कैलकुलेट किया, लेकिन ध्यान रखना कि नीचे तक पहुंचने में टाइम को एस्टिमेट, है ना, नीचे तक पहुंचने में टाइम के बारे में बताना हो तब भी सबसे बेस्ट है कि इसमें लीनियर एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है तो हम क्लियरली बोल सकते हैं, है ना, इस
नॉनसेंस एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है, हम लीनियर एक्सेलरेशन वाले जादुई फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जिस नमूने का आई सेंटर मास अपन mr स्क्वायर फैक्टर ज्यादा हो, उसका डिनोमिनेटर भी ज्यादा होगा, तो लीनियर एक्सेलरेशन कम होगा, तो वो धीरे-धीरे नीचे आएगा, और धीरे-धीरे नीचे आएगा तो नीचे तक पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा, है ना? तो ध्यान रखना कि किसको टाइम ज्यादा किसको कम लगेगा वो पूछे, तो उसके लिए गधों टाइप से नीचे तक पहुंचने में टाइम के एक्सप्रेशन को डिराइव करने की जरूरत नहीं है, हम ए सेंट्रोमास वाला जो जादुई फॉर्मूला उसी से करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ, है ना? हम लॉजिकली सोचेंगे, मैं लिख देता हूँ कि ये ए सेंट्रोमास वाला जो जादुई फॉर्मूला है उससे हम कंफर्म बोल सकते हैं कि जिस नमूने का आई ओपन एमआर स्क्वायर, है ना, जिस नमूने का आई ओपन एमआर स्क्वायर फैक्टर ज्यादा होगा, उसका डिनोमिनेटर भी ज्यादा होगा, मतलब उसका लीनियर एक्सेलरेशन कम होगा, और लीनियर एक्सेलरेशन कम होगा मतलब धीरे धीरे नीचे आएगा, तो नीचे तक पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो आगे चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि रिंग डिस्क स्फीयर सब परफेक्ट रोलिंग करे हो, तो नीचे तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो मेनली आई ओपन एमआर स्क्वायर फैक्टर पे डिपेंड करेगा, और बिंदास बोल सकते हैं कि जिसका आई सेंट्रोमास ओपन एमआर स्क्वायर फैक्टर ज्यादा होगा, उसको नीचे तक पहुंचने में टाइम भी ज्यादा लगेगा, है ना? तो एक बार देख लेते हैं ना कि वो इंक्लाइन प्लेन है, उसके बाद सॉरी इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर एक बार रिंग को छोड़ा है, या रिंग के सिमिलर कौन होता है, हॉलो सिलेंडर, उसको छोड़ा है। सेकेंड केस में इस इंक्लाइन से हमने किसी डिस्क को छोड़ा है, और डिस्क के सिमिलर कौन काम करता है, सॉलिड सिलेंडर। तीसरी बार इस इंक्लाइन के टॉप मोस्ट पॉइंट से किसी हॉलो स्फीयर को छोड़ा है, मतलब स्फेरिकल शेल को छोड़ा है, और चौथी बार इसके हाईएस्ट पॉइंट से हमने किसी सॉलिड स्फीयर को छोड़ा है ना? उनको दे रखा है कि सब परफेक्ट रोलिंग कर रहे हैं, तो किसको नीचे तक पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा और किसको कम लगेगा वो देखना है। तो हमको रटा हुआ है कि अगर सब परफेक्ट रोलिंग करें तो नीचे तक पहुंचने में टाइम आई सेंट्रोमास अपन एमआर स्क्वायर फैक्टर पे डिपेंड करेगा। जिसका आई सेंट्रोमास अपन एमआर स्क्वायर फैक्टर ज्यादा होगा, इसको नीचे तक पहुंचने में टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो बस इन सारे नमूनों का आई सेंट्रोमास अपन एमआर स्क्वायर फैक्टर चेक करेंगे, चलो, है ना? पहली बार हमने किसी रिंग या हॉलो सिलेंडर को छोड़ा है, तो हमको बताया कि रिंग या हॉलो सिलेंडर के लिए आई सेंट्रोमास एमआर स्क्वायर होता है, तो आई सेंट्रोमास अपन एमआर स्क्वायर कितना हो गया, एमआर स्क्वायर अपन एमआर स्क्वायर मतलब 1। अगली बार हमने किसी डिस्क या सॉलिड सिलेंडर को छोड़ा है, इसके लिए आई सेंट्रोमास अपन एमआर स्क्वायर फैक्टर चेक करना है, तो बताओ अगर कोई डिस्क या सॉलिड सिलेंडर हो तो उसका आई सेंट्रोमास एमआर स्क्वायर बाय 2 होता है ना, तो आई ओपन एमआर स्क्वायर कितना हो गया, एमआर स्क्वायर बाय 2 ओपन एमआर स्क्वायर, तो ये हाफ हो गया मतलब 0.5 हो गया। तीसरी बार होलो स्फीयर को छोड़ा है, तो उसके लिए आई सेंट्रोमास ओपन एमआर स्क्वायर कितना होगा, होलो स्फीयर के लिए आई सेंट्रोमास 2/3 एमआर स्क्वायर, ओपन एमआर स्क्वायर करेंगे तो 2/3 मतलब 0.67। और चौथी बार सॉलिड स्फीयर को छोड़ा है, तो उसके लिए भी आई सेंट्रोमास अपन एमआर स्क्वायर फैक्टर चेक करते हैं, तो सॉलिड स्फीयर का आई सेंट्रोमास 2/5 एमआर स्क्वायर, ओपन एमआर स्क्वायर करेंगे तो ये फैक्टर 2/5 आएगा मतलब 0.4 आएगा। तो बस सबका आई ओपन एमआर स्क्वायर फैक्टर चेक कर लिया, जिसका आई सेंट्रोमास अपन एमआर स्क्वायर फैक्टर ज्यादा होगा, उसको नीचे तक पहुंचने में टाइम भी ज्यादा लगेगा। बस तुम देखते ही बताओ, सबको चेक कर लिया, देखते ही बताओ कि इसमें से, है ना, देखते ही बताओ कि इसमें रिंग या होलो सिलेंडर का आई ओपन एमआर स्क्वायर फैक्टर सबसे ज्यादा है ना? तो रिंग या होलो सिलेंडर का आई ओपन एमआर स्क्वायर फैक्टर सबसे ज्यादा है, तो इसको नीचे तक पहुंचने में टाइम भी सबसे ज्यादा लगेगा, मतलब सबसे लास्ट में कौन नीचे पहुंचेगी, रिंग। उसके बाद बताओ इसका होलो स्फीयर का, फिर डिस्क या सॉलिड सिलेंडर का, और बताए जो सॉलिड स्फीयर है ना, दिख रहा होगा कि जो सॉलिड स्फीयर है इसका आई ओपन एमआर स्क्वायर फैक्टर सबसे कम है, तो इसको नीचे तक पहुंचने में टाइम भी सबसे कम लगेगा, और टाइम सबसे कम लगेगा इसके सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर, है ना? तो हम पक्का बोल सकते हैं कि सॉलिड स्फीयर के लिए आई ओपन एमआर स्क्वायर फैक्टर सबसे कम है, तो नीचे तक पहुंचने में टाइम भी सबसे कम लगेगा, इसलिए सॉलिड स्फीयर सबसे पहले नीचे आएगा, उसके बाद डिस्क, उसके बाद होलो स्फीयर, और रिंग या
और बताओ रिंग या होलो सिलेंडर का आई ऊपर एम आर स्क्वायर फैक्टर सबसे ज्यादा है, तो इसको नीचे तक पहुंचने में टाइम भी सबसे ज्यादा लगेगा। तो सबसे लास्ट में नीचे कौन पहुंचेगी? रिंग। तो बताओ इन सबको अगर साथ में छोड़ा होता या इनकी रेस कराते तो सॉलिड स्फीयर को नीचे तक पहुंचने में टाइम सबसे कम लगेगा, तो सॉलिड स्फीयर नीचे सबसे पहले पहुंचेगा। तो रेस कौन जीतेगा? सॉलिड स्फीयर। फिर सेकेंड नंबर पर डिस्क, थर्ड नंबर पर होलो स्फीयर और रिंग सबसे लास्ट में नीचे पहुंचेगी, ये बोल सकते हैं ना। और एक चीज है ना, ध्यान रखना, एक चीज मैं क्लियरली बता रहा हूँ, तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि नीचे तक पहुंचने में टाइम आई ओपन एम आर, सॉरी, है ना, ध्यान रखना कि नीचे तक पहुंचने में टाइम आई सेंट्रो मास अपन एम आर स्क्वायर फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो ये चीज तभी वैलिड है जब ये सारे नमूने इंक्लाइन के ऊपर परफेक्ट रोलिंग करें। हाँ बच्चों, ठीक, तो अभी हमने देख लिया कि नीचे तक पहुंचने में टाइम आई सेंट्रो मास अपन एम आर स्क्वायर फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेकिन, है ना, लेकिन तुम लोग, है ना, तुम लोग अच्छे ध्यान रखना कि नीचे तक पहुंचने में टाइम आई सेंट्रोमास अपन एम आर स्क्वायर फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये बताया। लेकिन ध्यान रखना कि ये चीज ओनली तभी वैलिड है जब इंक्लाइन पर सारे नमूने परफेक्ट रोलिंग कर रहे हो, है। तो ध्यान रखना कि नीचे तक पहुंचने में टाइम आई सेंट्रोमास अपन एम आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है और सॉलिड स्फीयर सबसे पहले नीचे पहुंचेगा और रिंग सबसे लास्ट में नीचे पहुंचेगी। तो ध्यान रखना कि ये चीज तभी वैलिड है जब सारे नमूने इंक्लाइन के ऊपर परफेक्ट रोलिंग कर रहे हो, तभी वैलिड है। बाकी, है ना, बाकी आगे हम, है ना, आगे हम पढ़ेंगे कि अगर सारे नमूने इंक्लाइन पर परफेक्ट रोलिंग करने की जगह इम्परफेक्ट रोलिंग कर रहे हो, मतलब रोलिंग विद स्लाइडिंग कर रहे हो, तो आगे हम देखेंगे कि उस केस में सबको नीचे तक पहुंचने में टाइम सेम लगेगा। और इंक्लाइन की सरफेस रफ होने की जगह पूरी तरह से स्मूथ होती, तब भी सबको टाइम सेम लगता है। तो याद रखना कि सॉलिड स्फीयर सबसे पहले नीचे आएगा और रिंग सबसे लास्ट में नीचे आएगी। या टाइम आई ऊपर एम आर स्क्वायर फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो तभी वैलिड है जब इंक्लाइन के ऊपर सारे नमूने परफेक्ट रोलिंग करे हो, तभी वैलिड है। बाकी थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे कि इम्परफेक्ट रोलिंग हो, मतलब रोलिंग विद स्लाइडिंग हो, तो फिर सबको नीचे तक पहुंचने में टाइम सेम लगेगा। और इंक्लाइन की सरफेस रफ होने की जगह पूरी तरह से स्मूथ हो, तब भी नीचे तक टाइम सबको सेम लगेगा। अलग अलग तभी लगता है जब इंक्लाइन के ऊपर ये नमूने परफेक्ट रोलिंग कर रहे हो। हाँ, एक और चीज, है ना, एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जैसे वही, है ना, जैसे वही मान लेते हैं कि इंक्लाइन है, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट परफेक्ट रोलिंग कर रहे हैं। तो देखो इस बार हमने क्या, है ना, इस बार हमने क्या किया है कि इंक्लाइन के ऊपर, है ना, इंक्लाइन के ऊपर एक बार तो कोई बड़े साइज का सॉलिड सिलेंडर रख दिया है और अगले केस में इंक्लाइन के ऊपर छोटे साइज का सॉलिड सिलेंडर रख दिया है। तो ध्यान रखना कि वो इंक्लाइन है, उसके ऊपर एक बार बड़े साइज का सॉलिड सिलेंडर रख दिया और अगली बार छोटे साइज का सॉलिड सिलेंडर रख दिया और दोनों परफेक्ट रोलिंग ही कर रहे हैं। तो हमको पूछा है कि अब नीचे तक पहुंचने में टाइम किसको ज्यादा किसको कम लगेगा वो देखना है। तो देखो इसका आंसर ये है कि बड़ा सॉलिड सिलेंडर और छोटे सॉलिड सिलेंडर को रखें और परफेक्ट रोलिंग कर रहे हो तो टाइम सेम लगेगा, है। तो देखो हमको अच्छे पता है ना, मैंने यही तुमको बताया था कि, है ना, यही तुमको बताया था कि इंक्लाइन के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट परफेक्ट रोलिंग करें तो जो टाइम लगेगा या जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा वो केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे नहीं, एक्चुअली आई सेंट्रो मास अपन एम आर स्क्वायर इस पूरे फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ध्यान रखना कि लीनियर एक्सेलरेशन हो या नीचे तक पहुंचने में टाइम हो, वो केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पर ही नहीं, एक्चुअली आई अपन एम आर स्क्वायर फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो तुम बताओ कि अगर कोई बड़ा सॉलिड कोई बड़ा सॉलिड सिलेंडर हो, तब भी आई ओपन एम आर स्क्वायर वाला फैक्टर हाफ होगा, और छोटा सॉलिड सिलेंडर हो तब भी आई ओपन एम आर स्क्वायर वाला फैक्टर हाफ होगा। तो बड़ा हो या छोटा हो लेकिन सॉलिड सिलेंडर हो तो आई ओपन एम आर स्क्वायर फैक्टर सेम होगा, हाफ होगा। तो दोनों का लीनियर एक्सेलरेशन भी सेम होगा और टाइम भी सेम लगेगा। ऐसे ही और घुमाने के लिए पूछूं कि इस बार मान लेते हैं कि इंक्लाइन के ऊपर एक बार तो गोल्ड का, मतलब बहुत ज्यादा डेंसिटी का सॉलिड सिलेंडर रख दिया है और अगली बार एल्यूमिनियम का, मतलब बहुत कम डेंसिटी का सॉलिड सिलेंडर रख दिया है। दोनों परफेक्ट रोलिंग करें, अब टाइम किसको ज्यादा किसको कम लगेगा वो देखना है। तो इसका भी आंसर है कि टाइम दोनों को सेम लगेगा। मैंने अभी बताया था कि जो टाइम लगता है वो केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया या केवल मास पे नहीं, आई ओपन एम आर स्क्वायर फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो तुम बताओ कि छोटा सिलेंडर, सॉरी,
तो मतलब छोटा सॉलिड सिलेंडर है, बड़ा सॉलिड सिलेंडर हो, गोल्ड का सॉलिड सिलेंडर है, एल्यूमिनियम का हो, सॉलिड सिलेंडर है तो आई ऊपर एम आर स्क्वायर फैक्टर हाफ ही होगा, तो दोनों का लीनियर एक्सेलरेशन सेम होगा तो टाइम भी सेम ही लगेगा। हाँ बच्चों ठीक है। तो अभी तो हमने पहला केस लिया था जिसमें रिंग डिस्क स्फीयर सब परफेक्ट रोलिंग कर रहे थे और हमको पता है कि परफेक्ट रोलिंग करें तब तो नीचे तक पहुंचने में टाइम आई सेंट्रोमास अपन एम आर स्क्वायर फैक्टर पर डिपेंड करता है। तब तो सॉलिड स्फीयर सबसे पहले नीचे आता है और रिंग सबसे लास्ट में नीचे आती है। लेकिन अब हम बाकी दो केस लेते हैं। तो पहला केस तो हमने वो लिया था जिसमें सारे नमूने परफेक्ट रोलिंग कर रहे थे, लेकिन दूसरा केस हम वो लेते हैं जिसमें इंक्लाइन और इस ऑब्जेक्ट के बीच सरफेस पूरी तरह से स्मूथ है, मतलब बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है। और तीसरा केस वो लेते हैं जिसमें तीसरा केस वो लेते हैं जिसमें इन ऑब्जेक्ट और इंक्लाइन के बीच सरफेस रफ तो है लेकिन इनसफिशिएंट रफ है, ताकि ये सारे नमूने रोलिंग विद स्लाइडिंग कर रहे हैं, है ना। इनको देखते हैं, चलो परफेक्ट रोलिंग वाला केस ले लिया था। अब सेकंड केस देखते हैं। तो देखो सेकंड केस में हम मान लेते हैं कि इंक्लाइन और इन ऑब्जेक्ट के बीच सरफेस बिल्कुल स्मूथ है ना। वो एक इस बार भी मान लेते हैं कि थीटा एंगल का कोई फिक्स इंक्लाइन है, लेकिन इस बार इंक्लाइन की सरफेस बिल्कुल स्मूथ है मतलब फ्रिक्शन लेस है। और इसके भी हाईएस्ट पॉइंट से रिंग डिस्क स्फीयर होलो स्फीयर इन सबको रिलीज कर दिया है। तो अब नीचे तक पहुंचने में टाइम किसको ज्यादा और किसको कम लगेगा वो देखना है। तो उसके लिए अब इनका लीनियर एक्सेलरेशन देखेंगे। बस तुम आराम से बताओ कि इस बार स्फीयर सिलेंडर जो भी नमूने हैं, उसके और इंक्लाइन के बीच सरफेस बिल्कुल स्मूथ है तो बता इस बार इन पर फ्रिक्शन तो लगेगा ही नहीं। तो तब फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं तो इस बार मूव कराने वाला फोर्स कौन सा होगा? ओनली mg sin थीटा। बोल सकते हैं ना कि सरफेस बिल्कुल स्मूथ है इसलिए फ्रिक्शन तो लगेगा ही नहीं तो बताओ इस बार मूव कराने वाला फोर्स ओनली mg sin थीटा होगा। तो तुम मुंह जुबानी बताओ कि सरफेस स्मूथ हो तब तो मूव कराने वाला फोर्स ओनली mg sin थीटा। तो इनका लीनियर एक्सेलरेशन ओनली g sin थीटा होगा। हाँ बच्चों, अभी तो हमने पहला केस लिया था जिसमें माना था कि इंक्लाइन की सरफेस सफिशिएंट रफ है ताकि सारे नमूने परफेक्ट रोलिंग कर रहे थे और हमको पता है कि परफेक्ट रोलिंग करे तब तो टाइम आई सेंट्रोमास अपन एम आर स्क्वायर फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो सॉलिड स्फीयर को नीचे तक पहुंचने में टाइम सबसे कम और रिंग को नीचे तक पहुंचने में टाइम सबसे ज्यादा लगेगा, है ना तो अभी तक तो हमने पहला केस दिया था जिसमें सारे नमूने परफेक्ट रोलिंग कर रहे थे, लेकिन अब हम बाकी दो केस भी लेते हैं। तो पहले केस में तो सारे नमूने परफेक्ट रोलिंग कर रहे थे, लेकिन दूसरे केस में मानेंगे कि इंक्लाइन की सरफेस पूरी तरह से स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन लेस है। और तीसरे केस में मानेंगे कि इंक्लाइन की सरफेस रफ तो है लेकिन इनसफिशिएंट रफ है ताकि सारे नमूने इम्परफेक्ट रोलिंग कर रहे हैं, मतलब रोलिंग विद स्लाइडिंग कर रहे हैं। तो ठीक है, तो अब दूसरा केस लेते हैं। तो चलो इस बार भी थीटा एंगल का फिक्स इंक्लाइन है, लेकिन दूसरे केस में मान लेते हैं कि इंक्लाइन की सरफेस पूरी तरह से स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन लेस है। और इस बार भी है ना इस बार भी इसके हाईएस्ट पॉइंट से रिंग डिस्क सॉलिड स्फीयर होलो स्फीयर इन सबको छोड़ दिया है। तो हमको देखना है कि इस बार नीचे तक पहुंचने में टाइम किसको ज्यादा और किसको कम लगेगा वो देखना है। बस नीचे तक पहुंचने में टाइम देखना है, तो उसके लिए मेनली इसका लीनियर एक्सेलरेशन देखना होगा। बस तुम आराम से बताओ, है ना, तुम आराम से बताओ कि इस बार इंक्लाइन की सरफेस पूरी तरह से स्मूथ है, इसलिए इस बार इन नमूनों पे फ्रिक्शन तो बिल्कुल नहीं लगेगा। तो हमको दे रखा है इस बार सरफेस पूरी तरह से स्मूथ है, इसलिए इन बार नमूनों पर फ्रिक्शन फोर्स तो बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इस बार आगे की ओर ले जाने वाला फोर्स केवल mg sin थीटा होगा। तो तब आगे की ओर ले जाने वाला फोर्स ओनली mg sin थीटा होगा। तो इनका लीनियर एक्सेलरेशन ओनली g sin थीटा होगा। तो बताओ इस बार, है ना, बताओ इस बार ये जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है ना। लीनियर एक्सेलरेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया I पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो तुम बताओ कि सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो तब तो रिंग डिस्क सॉलिड स्फीयर होलो स्फीयर किसी को भी छोड़े इस पर मूव कराने वाला फोर्स m ओनली mg sin थीटा होगा। तो इनका एक्सेलरेशन ओनली g sin थीटा होगा। तो रिंग डिस्क स्फीयर सबका एक्सेलरेशन सेम होगा और लीनियर एक्सेलरेशन सेम होगा।
तो नीचे तक पहुंचने में टाइम भी सेम लगेगा। चलो अब तीसरा केस लेते हैं, है ना। तीसरे केस में मान लेते हैं कि इस बार इंक्लाइन की सरफेस रफ तो है लेकिन इनसफिशिएंट रफ है, ताकि सारे नमूने इम्परफेक्ट रोलिंग कर रहे हैं, मतलब रोलिंग विद स्लाइडिंग कर रहे हैं, है ना। तो अब किसको टाइम ज्यादा किसको कम लगेगा वो देखना है। तो चलो इस बार भी मान लेते हैं थीटा एंगल का इंक्लाइन प्लेन है जो फिक्स है, रफ है लेकिन इनसफिशिएंट रफ है, जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू के है। और इस बार भी है ना, इस बार भी इंक्लाइन के हाईएस्ट पॉइंट से रिंग, डिस्क, स्फीयर इन सबको छोड़ा है ना। और देखो इस बार हमको दे रखा है कि इंक्लाइन और इस नमूनों के बीच सरफेस इनसफिशिएंट रफ है, मतलब सब रोलिंग तो कर रहे हैं लेकिन इम्परफेक्ट रोलिंग कर रहे हैं, मतलब रोलिंग विद स्लाइडिंग कर रहे हैं। बस अब नीचे तक पहुंचने में टाइम किसको ज्यादा और किसको कम लगेगा वो देखना है। बस नीचे तक पहुंचने में टाइम देखना है, तो उसके लिए हमको हर किसी का लीनियर एक्सेलरेशन देखना होगा। बस इस बार हर ऑब्जेक्ट पर फोर्स कौन कौन से लगेंगे वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है, इस बार भी सब पर ग्रेविटेशन फोर्स का एक कंपोनेंट mg sin है तो लगेगा, लेकिन साथ में फ्रिक्शन भी लगेगा, है ना। कोई ध्यान रखता है कि mg sin लगेगा लेकिन साथ में फ्रिक्शन भी लगेगा, है ना। बताओ आगे की ओर स्लाइड करा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, लेकिन तुम बताओ कि इस बार सरफेस, है ना, तुम बताओ कि इस बार सरफेस इनसफिशिएंट रफ है और इस बार सारे ऑब्जेक्ट रोलिंग विद स्लाइडिंग कर रहे हैं, तो बता इस बार स्लाइडिंग हो रही है इसलिए इस बार काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, है ना। तुम बोल सकते हैं इस बार सारे नमूने रोलिंग विद स्लाइडिंग कर रहे हैं तो एनजी साइन है तो लगेगा ही, लेकिन इस बार है ना स्लाइडिंग हो रही है इससे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तुम बताओ। हाँ बच्चों, तो अब तीसरा केस लेते हैं। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि इंक्लाइन की सरफेस रफ तो है लेकिन इनसफिशिएंट रफ है, मतलब इस बार सारे ऑब्जेक्ट परफेक्ट नहीं इम्परफेक्ट रोलिंग कर रहे हैं, मतलब रोलिंग विद स्लाइडिंग कर रहे हैं, है ना। फिर चलो इस बार भी मान लेते हैं थीटा एंगल का इंक्लाइन है जो कि फिक्स और रफ है लेकिन इनसफिशिएंट रफ है, इसका काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू के है ना। और इस बार भी है ना, इस बार भी इसके हाईएस्ट पॉइंट से रिंग, डिस्क, स्फीयर इन सबको छोड़ा है, लेकिन इस बार हमको दे रखा है कि इंक्लाइन और इस नमूनों के बीच सरफेस इनसफिशिएंट रफ है, ताकि इस बार सारे ऑब्जेक्ट इम्परफेक्ट रोलिंग करें, मतलब रोलिंग विद स्लाइडिंग कर रहे हैं। बस इस बार नीचे तक पहुंचने में टाइम किसको ज्यादा और किसको कम लगेगा वो देखना है। बस नीचे तक पहुंचने में टाइम देखना है तो इस बार भी हमको इनका लीनियर एक्सेलरेशन देखना होगा। बस उसके लिए है ना ऑब्जेक्ट पर फोर्स कौन कौन से लगेंगे वो देखते हैं। तो तुम आराम से बताओ कि एक तो नीचे की ओर ग्रेविटेशन फोर्स का कंपोनेंट mg sin थीटा लगेगा और एक फ्रिक्शन, है ना। और हमको अच्छे पता है कि इस बार सिलेंडर नीचे की ओर स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा, और है ना, और इसमें इसमें मेन चीज ये है कि इस बार सरफेस, है ना, मेन चीज ये है कि इस बार सरफेस इनसफिशिएंट रफ है, मतलब हर कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग विद स्लाइडिंग कर रहा है, तो इस बार स्लाइडिंग हो रही है, इसलिए इस बार स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो ये ध्यान रखना mg सेंटर लगेगा ही, लेकिन इस बार फ्रिक्शन भी लगेगा, लेकिन मेन चीज है कि इस बार रोलिंग विद स्लाइडिंग हो रही है, हर कोई नमूना नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन तो सिंपली म्यू के इनटू प्रेसिंग फोर्स होता है, तो म्यू के इनटू इंक्लाइन इससे प्रेसिंग फोर्स mg cos थीटा ही होगा। बस अब हर किसी का लीनियर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं ना। तुम आराम से बताओ कि बताओ आगे की ओर ले जाने वाला फोर्स mg sin थीटा और पीछे की ओर टांग अड़ाने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इनटू mg cos थीटा, तो रिजल्टेंट आगे की ओर फोर्स mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा, तो लीनियर एक्सेलरेशन होगा रिजल्टेंट फोर्स अपन मास। तो बताओ इस बार लीनियर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू के जी cos थीटा। तो बताओ इस बार भी है ना, देखते बताओ कि इस बार भी जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना। बताओ कि इम्परफेक्ट रोलिंग के केस में भी लीनियर एक्सेलरेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब इस बार रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर किसी को भी छोड़ो, हर किसी का लीनियर एक्सेल जी sin थीटा माइनस म्यू के जी cos थीटा सेम होगा। बस हर किसी का लीनियर एक्सेलरेशन सेम होगा,
तो इस बार भी नीचे तक पहुंचने में टाइम बिल्कुल सेम लगेगा, है ना। तो तुम अच्छे ध्यान रखना, है ना, ध्यान रखना कि आगे तो सॉरी, अभी तो मैंने मूर्खों से इतना एक्सप्लेन किया है, लेकिन आगे अच्छे ध्यान रखना कि सबको जो टाइम अलग अलग लगता है वो परफेक्ट रोलिंग के केस में लगता है। बाकी परफेक्ट रोलिंग की जगह इम्परफेक्ट रोलिंग मतलब रोलिंग विद स्लाइडिंग हो तो आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि सबको नीचे तक पहुंचने में टाइम सेम लगेगा, और इंक्लाइन बिल्कुल स्मूथ हो तब भी नीचे तक पहुंचने में टाइम सेम लगेगा। अलग अलग लगता हो केवल परफेक्ट रोलिंग के केस में लगता है। इस बार मैंने हमको बताया कि नीचे तक पहुंचने में जो टाइम निकालना है उसमें लीनियर एक्सेलरेशन का यूज होगा, वो सबके लिए सेम होगा, इतना निकाल लिया। लेकिन साथ में हमको पता है कि ये थोड़ा बहुत रोटेट भी करेगा, है ना। तुम बताओ कि परफेक्ट रोलिंग तो नहीं लेकिन इम्परफेक्ट रोलिंग तो कर रहा है ना, तो ये रोटेट भी करेगा। तो तुम्हारी श्रद्धा हो तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए टॉर्क की इक्वेशन सेंटर मास के बाद रिजल्टेंट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो बताओ सेंटर मास के बाद टॉर्क केवल काइनेटिक फ्रिक्शन का होगा, F इंटू आर परपेंडिकुलर। तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो म्यू के mg cos थीटा इंटू आर परपेंडिकुलर आर, और नेट टॉर्क को खोल करके आई सेंटर मास इंटू अल्फा। तो इससे अल्फा भी निकाल सकते हो, लेकिन अल्फा का इस नीचे तक पहुंचने में टाइम निकालने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो श्रद्धा हो तो अल्फा भी निकाल सकते हो, लेकिन परफेक्ट नहीं, इम्परफेक्ट रोलिंग है, इसलिए इस बार ए सेंटर मास इक्वल टू अल्फा वैलिड नहीं होगा। तो इंक्लाइन पर परफेक्ट रोलिंग वाले पार्ट को हमने पूरी तरह से देख लिया। तो बच्चों पहले इसका बहुत एक चिरकुट टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन इससे फॉर्मूले हमको याद हो जाएंगे। ठीक है, देख लेना। इस बार हमको दे रखा है कि थीटा एंगल का इंक्लाइन प्लेन है जो बिल्कुल फिक्स है। अब देखो इसके ऊपर एम मास और आर रेडियस का कोई यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर को छोड़ दिया है, और उनको दे रखा है कि इंक्लाइन और सॉलिड सिलेंडर के बीच वाली सरफेस सफिशिएंट रफ है, इतनी रफ है कि छोड़ने पर स्लाइडिंग बिल्कुल नहीं हो रही, बल्कि सिलेंडर हमेशा परफेक्ट रोलिंग कर रहा है ना। और इंक्लाइन और सिलेंडर के बीच जो सरफेस है उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू एस है। बाकी मेनली ये दे रखा है कि सरफेस सफिशिएंट रफ है, छोड़ने पर ये सिलेंडर हमेशा परफेक्ट रोलिंग कर रहा है। बस हमको पूछा है कि सिलेंडर का लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा, सेकंड पार्ट में सिलेंडर पर लगने वाला फ्रिक्शन कितना होगा, और थर्ड पार्ट में पूछा है कि स्लाइडिंग को रोकने के लिए मतलब परफेक्ट रोलिंग अलाउ करने के लिए फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू एस की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो देखना है। स्टार्ट करते हैं ना। तो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर किसी सॉलिड सिलेंडर को रख दिया है, और मेन चीज दे रखी है कि छोड़ने पर हमेशा सिलेंडर परफेक्ट रोलिंग कर रहा है। बस तुम आराम से बताओ कि छोड़ने पर सिलेंडर इंक्लाइन के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट रोलिंग कर रहा है, तो इसमें तो डायरेक्ट अपने जादुई फॉर्मूले लगा सकते हैं। देखो सबसे पहले पूछा है कि इसका लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। तो हमको डायरेक्ट याद है ना, हमको डायरेक्ट पता है कि इंक्लाइन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट परफेक्ट रोलिंग कर रहा हो तो इसके लीनियर एक्सेलरेशन का जादुई फॉर्मूला क्या होता है, जी साइन थीटा अपन 1 प्लस आई सेंट्रोमास अपन एम आर स्क्वायर। आई सेंट्रोमास अपन एम आर स्क्वायर को अलग से निकाल सकते हैं। तो तुम बताओ, इस बार सॉलिड सिलेंडर है, और सॉलिड सिलेंडर के लिए आई सेंट्रोमास कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2। तो एम आर स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करें तो आई सेंट्रोमास अपन एम आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2। तो बस आराम से बताओ इसका लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा, जी साइन थीटा अपन 1 प्लस आई सेंट्रोमास अपन एम आर स्क्वायर 1/2। तो 1 प्लस 1/2 करोगे तो 3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3 जी साइन थीटा। ये इसका लीनियर एक्सेलरेशन आ गया। लीनियर एक्सेलरेशन आ गया तो अगर कोई पूछे कि सिलेंडर को ऊपर से नीचे तक रोल करने में टाइम कितना लगेगा, तो ऊपर से नीचे तक s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर भी लगा सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट कर लिया। सेकेंड पार्ट में पूछा है कि इस सिलेंडर पर लगने वाला फ्रिक्शन कितना होगा वो देखना है। सेकेंड पार्ट में सिलेंडर पर लगने वाला फ्रिक्शन पूछा है। तो देखो मूर्ख लोग तो क्या करते हैं, बस फ्रिक्शन पूछा है तो गधों टाइप से फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू प्रेसिंग फोर्स mg cos थीटा लिख करके आ जाते हैं, तो गलत है यार, है ना। तो हमको अच्छे पता है ना। हमको अच्छे पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर
उनको अच्छे बताए कि कोई भी ऑब्जेक्ट इंक्लाइन के ऊपर परफेक्ट रोलिंग करे या रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग करे तो इस पर काइनेटिक नहीं स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। ये तो हमने पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इंक्लाइन के ऊपर परफेक्ट रोलिंग करे तो उस पर काइनेटिक नहीं स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। और है ना, और हमको लॉजिकली पता है कि बता छोड़ने पर नीचे की ओर जाएगा तो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा और इस डायरेक्शन में रोटेशन क्रिएट करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ द इंक्लाइन होगा। तो बस परफेक्ट रोलिंग कर रहा है इसलिए इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा जो ऑफ द इंक्लाइन होगा। और हमको डायरेक्ट पता है कि इंक्लाइन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट परफेक्ट रोलिंग करे तो लगने वाले स्टैटिक फ्रिक्शन का जादुई फॉर्मूला क्या होता है, mg sin थीटा अपन 1 प्लस आई सेंटर मास अपन mr स्क्वायर की जगह mr स्क्वायर अपन आई सेंटर मास। तो कितना हो जाएगा mg sin थीटा अपन 1 प्लस, बताओ सॉलिड सिलेंडर के लिए आई सेंटर मास अपन mr स्क्वायर हाफ होता है तो mr स्क्वायर अपन आई सेंटर मास 2। तो इस पर लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन अपने पास कितना आ जाएगा mg sin थीटा बाय 3। बस दोनों चीजें आ गई है ना, दोनों चीजें आ गई। तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन तो इतना आ गया और उस पर लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन mg sin थीटा बाय 3 आ गया। अब थर्ड पार्ट देखना, तो थर्ड पार्ट पे हमको पूछा है कि है ना, थर्ड पार्ट पे हमको पूछा है कि ये सिलेंडर परफेक्ट रोलिंग करे मतलब रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग करे, है ना। तो बस रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग मतलब स्लाइडिंग को रोकने के लिए या परफेक्ट रोलिंग अलाउ करने के लिए इस सरफेस का मिनिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा वो देखना है। बस ये तो मैंने है ना, ये तो मैंने चमका कर बताया था, तो तुमको चमका कर बताया था कि पूरी रिजिड बॉडी में अगर कभी भी फिसलने से रोकने की कंडीशन पूछे तो बस एक ही चीज दिमाग में चमकनी चाहिए कि फिसलने से रोकने के लिए एफ शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। तो बताओ इस बार एफ की वैल्यू कितनी है, mg sin theta by 3 that should be less than equal to mu s into n। तो incline is the pressing force mg cos theta होगा। सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करेंगे तो mg से mg कैंसल, इस cos थीटा को उधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ क्या आएगा sin थीटा अपन cos थीटा मतलब tan थीटा बाय 3 लेस देन इक्वल टू म्यू एस, या म्यू एस को आगे करेंगे तो म्यू एस ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा बाय 3। बस हम कंफर्म बोल सकते हैं कि स्लाइडिंग को रोकने के लिए या परफेक्ट रोलिंग को अलाउ करने के लिए इस सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट यानी सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट tan थीटा बाय 3 या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो स्लाइडिंग को रोकने के लिए म्यू एस की मिनिमम वैल्यू तो tan थीटा बाय 3 होनी चाहिए, इससे ज्यादा रखो तो तुम्हारी श्रद्धा। ये तो इन क्वेश्चन को उस मैजिकल फॉर्मूले से करेंगे तभी इजीली हो जाएंगे, बाकी मूर्खों टाइप से इसको अगर डिराइव करके करोगे तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन तब तक तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी। गुड मॉर्निंग बच्चों, देखो पिछली क्लास में हमने इंक्लाइन के ऊपर परफेक्ट रोलिंग स्टडी किया था जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, तो उसके हमने रिजल्ट भी याद कर लिए थे। फिर उस पे बेस्ड एक बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन लिया था, तो उस पे बेस्ड एक और लॉजिकल क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के पहले कुछ बहुत कॉमन सेंस की चीजें पूछ रहा हूँ, है ना, उसको सोच करके आंसर बताना। ये पहले एक बहुत सिंपल केस दे रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं कि थीटा एंगल का कोई इंक्लाइन प्लेन है जो बिल्कुल फिक्स और स्मूथ है, उसके ऊपर एम मास का कोई ब्लॉक रख दिया है और उसको छोड़ दिया। तो पहले केस में मान लेते हैं कि ब्लॉक नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है, तब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा वो देखना है। ये तो हमको अच्छे पता है कि बिल्कुल स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, तो तब ब्लॉक किधर की ओर भी फिसल रहा हो, बिल्कुल स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, तो इस ब्लॉक पर एक्चुअल फोर्स कौन सा लगेगा, केवल mg sin थीटा नीचे की ओर। तो एक्चुअल फोर्स mg sin थीटा नीचे की ओर, तो इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन g sin थीटा नीचे की ओर होगा, मतलब डाउन द इंक्लाइन होगा। अब अगला केस दे रहा हूँ, सेम वही केस है कि स्मूथ इंक्लाइन पर ब्लॉक को रखा है, लेकिन इस बार चलो ऐसा करते हैं कि ब्लॉक को कुछ वेलोसिटी देकर के ऊपर की ओर भेजा है, कर सकते हैं ना। तो ब्लॉक को कुछ वेलोसिटी देकर के ऊपर की ओर भेजा है, तो हमको पता है कि होता पहले ब्लॉक स्लाइड करते हुए ऊपर जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पर एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी 0 होगी और पलट करके नीचे आएगा ना। तो इस बार मान लेते हैं कि इसी टाइम पर वेलोसिटी देने के कारण ये ब्लॉक कुछ टाइम तक ऊपर की ओर स्लाइड कर रहा है, तब इसका एक्सेलरेशन कितना किधर होगा वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है
तुमको अच्छे पता है कि ब्लॉक चाहे नीचे की ओर स्लाइड कर रहा हो या, है ना, ब्लॉक चाहे नीचे की ओर स्लाइड कर रहा हो या ऊपर की ओर स्लाइड कर रहा हो, इस पर एक्चुअल फोर्स तो हमेशा mg sin थीटा नीचे की ओर लगेगा, तो इसका एक्सेलरेशन इस बार भी g sin थीटा इंक्लाइन के लोग नीचे की ओर ही होगा, है ना। तो हम कंफर्म बोल सकते हैं इससे, जुड़िए, तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट ही बोल सकते हैं कि बताओ, ये ब्लॉक चाहे इंक्लाइन के लोग नीचे की ओर स्लाइड कर रहा हो या ऊपर की ओर स्लाइड कर रहा हो, इसकी वेलोसिटी भले कहीं भी हो, लेकिन एक्चुअल फोर्स mg sin थीटा नीचे की ओर लगेगा, तो एक्चुअल एक्सेलरेशन g sin थीटा नीचे की ओर होगा। तो चाहे ऊपर की ओर स्लाइड कर रहा है नीचे की ओर, एक्सेलरेशन तो g sin थीटा नीचे की ओर मतलब डाउन द इंक्लाइन ही होगा। ये चीज हम न्यूटन्स लॉ में पढ़ चुके थे, फिर भी यहाँ बता दी क्योंकि इसका आगे वाले क्वेश्चन में यूज होने वाला है। अब चलो कुछ और चिल्लर टाइप की चीजें पूछ रहा हूँ, देखना। जैसे इस बार मान लेते हैं कोई भी सिलेंडर है जो जमीन के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट रोलिंग कर रहा है। पहले मान लेते हैं कि रोलिंग करता हुआ आगे की ओर जा रहा है, मतलब इसका लीनियर एक्सेलरेशन आगे की ओर है। तो परफेक्ट रोलिंग के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन कितना, किस डायरेक्शन में होगा वो देखना है। ठीक है, तो देखो कोई इंसान हो ना, कोई फीलिंग से सोचने वाला इंसान हो, तब तो वो कॉमन सेंस से बोल सकता है कि होता है सिलेंडर आगे की ओर रोल कर रहा है, मतलब इसका एक्सेलरेशन आगे की ओर है, तो परफेक्ट रोलिंग के लिए इसका एंगुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए ना। इस पृथ्वी का कोई प्राणी हो तो लॉजिकली बोल सकता है कि होता है सिलेंडर आगे की ओर रोल कर रहा है, तो परफेक्ट रोलिंग के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो कोई इंसान होगा वो तो डायरेक्ट ही बता देगा, लेकिन कोई मशीन ही माना होगा तो उसको मूर्खों टाइप से मैथमेटिकली जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो तुम बताओ कि सिलेंडर बिल्कुल परफेक्ट रोलिंग कर रहा है ना। परफेक्ट रोलिंग के लिए इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। तो तुम बताओ कि लीनियर मोशन के कारण इसका एक्सेलरेशन आगे की ओर है, तो रोटेशन मोशन के कारण इसका एक्सेलरेशन अल्फा पीछे की ओर होना चाहिए, और रोटेशन मोशन वाला एक्सेलरेशन पीछे की ओर होने के लिए, है ना, टेंजेंशियली पीछे की ओर घूमना चाहिए, और ये पॉइंट टेंजेंशियली पीछे की ओर घूमे उसके लिए एंगुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मतलब क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो डायरेक्ट बोल सकते थे, लेकिन मूर्खों टाइप से जस्टिफाई भी कर दिया। देखो ऐसे ही अगला केस दे रहा हूँ। इस बार भी जमीन के ऊपर कोई सिलेंडर परफेक्ट रोलिंग कर रहा है, लेकिन इस बार रोल करते करते पीछे जा रहा है, मतलब इसका लीनियर एक्सेलरेशन पीछे की ओर है। तो बस अब परफेक्ट रोलिंग के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होना चाहिए वो देखना है। कोई, है ना, कोई स्मार्ट इंसान है तो बिल्कुल फीलिंग से बोल सकता है कि होता है इस बार ये पीछे की ओर रोल कर रहा है, तो इस बार परफेक्ट रोलिंग के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसा होना चाहिए। स्मार्ट पर्सन तो कॉमन सेंस से बोल सकता है ना। जिसने रोलिंग को प्रैक्टिकली देखा हो तो बिल्कुल फीलिंग से बोल सकता है, ठीक है। लेकिन एक बार मूर्खों टाइप से मैथमेटिकली भी जस्टिफाई कर सकते हो। तो तुम बताओ, इस बार भी जमीन के ऊपर परफेक्ट रोलिंग कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का लीनियर मोशन के कारण एक्सेलरेशन पीछे की ओर है, तो इसको कैंसल करने के लिए रोटेशन मोशन के कारण इसका एक्सेलरेशन अल्फा आगे की ओर होना चाहिए, और रोटेशन मोशन वाला एक्सेलरेशन आगे की ओर होने के लिए, है ना, आगे की ओर होने के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंशियली आगे की ओर घूमना चाहिए, मतलब पूरा सिलेंडर इस डायरेक्शन में घूमना चाहिए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये मूर्खों टाइप से जस्टिफाई कर लिया, लेकिन आगे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट इधर की ओर रोल कर रहा है तो एंगुलर एक्शन ऐसा होना चाहिए, और कोई भी ऑब्जेक्ट इधर की ओर रोल कर रहा है या एक्सेलरेशन इधर की ओर है, तो परफेक्ट रोलिंग के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए। अब कई लोग सोच रहे हैं कि इतनी कॉमन सेंस की चीज क्यों बताई है, लेकिन ध्यान रखना कि जो आगे वाला क्वेश्चन करूंगा उसमें मूर्ख लोग यही कंफ्यूज होते हैं, इसलिए कंफ्यूजन की गुंजाइश बचे ही नहीं। उसके लिए मैंने बेवकूफ टाइप से ये वाली भी चीज बता दी। बस अब अपने मेन क्वेश्चन पे हम आ सकते हैं। हाँ बच्चों, अब इस मेन क्वेश्चन पे आते हैं। इसको देखना, ये तो रोलिंग का एक बहुत कॉमन टाइप का एग्जांपल ले रहा हूँ। ये कभी अपने जेईई के एग्जाम में भी पूछा गया था, देख लेना। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि थीटा एंगल का कोई इंक्लाइन है और उसके ऊपर कोई सिलेंडर बिल्कुल परफेक्ट रोलिंग कर रहा है। तो चलो पहले सिलेंडर को छोड़ दिया है, तो हमको प्रैक्टिकली पता है कि बताओ अगर इसको छोड़ देंगे तब तो रोल करते करते नीचे की ओर जाएगा, है तो। चलो इसकी लीनियर वेलोसिटी v नॉट
एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, परफेक्ट रोलिंग कर रहा है, इससे रिलेशन वी नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट आर है ना। तो बस सबसे पहले देखना है कि सिलेंडर परफेक्ट रोलिंग करते करते नीचे की ओर जा रहा हो, तो इस पर लगने वाले स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन कौन सी होगी वो देखना है। और अब सेकेंड केस देखना, तो सेकेंड केस में भी वो एक इंक्लाइन के ऊपर कोई सिलेंडर रखा है जो हमेशा परफेक्ट रोलिंग कर रहा है, लेकिन इस बार सिलेंडर को छोड़ा नहीं है, सिलेंडर को रोल करता हुआ ऊपर की ओर कुछ वेलोसिटी दी है ना। मान लेते हैं कि ऊपर की ओर लीनियर वेलोसिटी वी नॉट दी है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट दी है, और परफेक्ट रोलिंग कर रहा है, इससे वी नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट आर। तो इस बार इसको छोड़ा नहीं है, बल्कि परफेक्ट रोलिंग करते हुए ऊपर की ओर हमने फेंका है। तुम बताओ, इसको ऊपर की ओर रोल करवाए ना, तो बताओ कुछ टाइम तक ते ऊपर की ओर जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पर एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी 0 होगी, और फिर रोल करता हुआ नीचे की ओर जाएगा। लेकिन हमको देखना है कि जब तक ये परफेक्ट रोलिंग करता हुआ ऊपर की ओर जाएगा, तब इस पर लगने वाले स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन है ना। क्वेश्चन में पूछा है कि सिलेंडर परफेक्ट रोलिंग करता हुआ नीचे जाए, तब स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन, और परफेक्ट रोलिंग करता हुआ जो ऊपर की ओर जा रहा हो, तब इस पर लगने वाले स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखनी है। तो देखो, कोई बहुत ही, है ना, देखो कोई बहुत ही स्मार्ट पर्सन हो तो बिल्कुल लॉजिकली सोच सकता है ना। तो कोई बहुत ही स्मार्ट पर्सन हो तो लॉजिकली सोच सकता है कि बताओ, ये सिलेंडर चाहे परफेक्ट रोलिंग करता हो, नीचे की ओर जा रहा हो या ऊपर की ओर जा रहा हो, इसकी वेलोसिटी भले ही किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन इसका एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन ही होगा, है ना। जैसे तुम बताओ, ये तुम बताओ कि अगर सरफेस स्मूथ हो, है ना, अगर सरफेस स्मूथ हो तो बताओ, ये ब्लॉक इस स्मूथ सरफेस पे फिसलता हो, चाहे नीचे की ओर जा रहा हो, ऊपर की ओर जा रहा हो, एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे की ओर ही होता है ना। ये देख चुके हैं कि स्मूथ सरफेस पर ब्लॉक फिसलता हो, चाहे ऊपर की ओर जा रहा हो या नीचे की ओर जा रहा हो, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की ओर ही होगा। वैसे यहाँ भी वही, कि चाहे ऊपर की ओर रोल कर रहा हो या नीचे की ओर रोल कर रहा हो, वेलोसिटी चाहे कहीं भी हो, इसका एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की ओर ही होगा, मतलब डाउन द इंक्लाइन ही होगा। और इसका एक्सेलरेशन हमको पता है कितना होता है, जी साइन थीटा अपन 1 प्लस आई सेंट्रो मास अपन एम आर स्क्वायर, है ना। बस इस वाले एग्जांपल के सिमिलर यहाँ भी बोल सकते हैं कि परफेक्ट रोलिंग करता हो, चाहे ऊपर जा रहा हो नीचे आ रहा हो, वेलोसिटी कहीं भी हो, लेकिन इसका एक्सेलरेशन हमेशा इंक्लाइन के लोग नीचे की ओर होगा। तो तुम बताओ कि एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा, तो परफेक्ट रोलिंग के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ये बताया था ना, है ना, मैं बताया था कि एक्सेलरेशन नीचे की ओर हो, तो परफेक्ट रोलिंग के लिए एंगुलर एक्शन इस डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब क्लॉकवाइज होना चाहिए। और तुम स्मार्ट ही बताओ कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन, या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क क्रिएट करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अप द इंक्लाइन ही होना चाहिए, और उसकी वैल्यू भी बिंदास mg sin थीटा अपन 1 प्लस mr स्क्वायर अपन आई सेंटर ऑफ मास होनी चाहिए। तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो इस टाइप से डायरेक्ट कर सकता है ना, लेकिन कोई बेवकूफ पर्सन हो तो गधों टाइप से इसको डिटेल में एनालिसिस करके भी कर सकता है। तो चलो एक बार मैं मूर्खों टाइप से डिटेल एनालिसिस करके बता देता हूँ, ठीक है। देख लेना, है तो कोई थीटा एंगल का कोई इंक्लाइन प्लेन है, और उसके ऊपर किसी सिलेंडर को छोड़ दिया है, तो इस बार मान लेते हैं कि परफेक्ट रोलिंग करते हुए नीचे की ओर जा रहा है ना। लीनियर वेलोसिटी वी नॉट, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, और वी नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट आ रहा है, मतलब इस बार परफेक्ट रोलिंग करते हुए नीचे की ओर जा रहा है, तब इस पर लगने वाले स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखनी है। चलो सबसे पहले तुम सबसे पहले तुम प्रैक्टिकली बताओ कि कोई भी सिलेंडर परफेक्ट रोलिंग करता हो, नीचे की ओर जा रहा हो, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, है ना। आपको पता है कि कोई ऑब्जेक्ट परफेक्ट रोलिंग करते हुए नीचे आ रहा हो, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ये तो फालतू बता रहा हूँ, कोई, है ना, अनपढ़ ही बोल सकता है कि जब तक ये परफेक्ट रोलिंग करता हो नीचे की ओर जाएगा, तब तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। और तुम बताओ कि स्पीड बढ़ेगी तो इसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी के सपोर्टिंग होगा, तो बताओ वेलोसिटी नीचे की ओर है, तो जो सपोर्टिंग एक्सेलरेशन होगा वो भी नीचे की ओर होगा। और तुम बताओ एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो परफेक्ट रोलिंग के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए, और सेंटर मास के अबाउट इस डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन, या इस डायरेक्शन में टॉर्क क्रिएट करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब अप द इंक्लाइन होना चाहिए। और उसकी वैल्यू हमको याद है कितनी होती है, mg sin थीटा अपन 1 प्लस mr स्क्वायर अपन आई सेंटर मास ये होती है। तो जब नीचे की ओर रोल कर रहा हो, तब तो फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन होना चाहिए, वो तो कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है।
अब इसका दूसरा पार्ट लेते हैं। तो इस बार मान लेते हैं कि इसको छोड़ा नहीं है, इसको रोल करते हुए ऊपर की ओर भेजा है ना? इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट और वी नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट आ रहा है, मतलब कुछ टाइम के लिए तो रोल करते हुए ऊपर की ओर भी जाएगा। तो बस जब ये रोल करते हुए ऊपर जा रहा है, तब इस पर लगने वाले फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखनी है ना, तो इसको भी मूर्खों टाइप से डिटेल में देख सकते हो। तो तुम स्मार्ट ही बताओ, है ना? स्मार्ट ही बताओ कि जितने टाइम में रोल करते हो ऊपर की ओर जा रहा है, तब इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। कोई अनपढ़ ही बोल सकता है कि बताए रोल करते हो जैसे-जैसे ऊपर जाएगा इसकी स्पीड घटेगी, है ना? या मतलब जस्टिफाई भी कर सकते हैं। बताओ रोल करते हुए ऊपर जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, मतलब स्पीड भी घटेगी, लेकिन इंसान हो तो अनपढ़ ही बोल सकता है ना? कि जब तक ये रोल करते हुए ऊपर की ओर जाएगा तब तक इसकी स्पीड घटेगी। और बताओ स्पीड घटेगी तब जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के अपोजिंग होगा। ये बोल सकते हैं कि जितने टाइम तक ये ऊपर जाएगा, है ना? जितने टाइम तक ऊपर जाएगा उस टाइम पर इसकी स्पीड घटेगी, और तब स्पीड घटेगी तो इस पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी के अपोजिंग होगा। तो वेलोसिटी ऊपर की ओर है तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा। अब तुम बताओ कि एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा तो परफेक्ट रोलिंग के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए। यहाँ पढ़ चुके थे ना? हम बोल सकते हैं, है ना? कि जब जितने टाइम तक ऊपर जाएगा तब तक उसकी स्पीड घटती जाएगी, तो स्पीड घटेगी मतलब अब इसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिंग होगा। वेलोसिटी ऊपर की ओर है तो एक्सेलरेशन नीचे की ओर। बस लीनियर एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो परफेक्ट रोलिंग के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए, जैसे यहाँ देखा वैसे। और तुम बताओ कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन या इस डायरेक्शन में टॉर्क क्रिएट करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन अभी भी ऑफ द इंक्लाइन ही लगना चाहिए, और इसकी वैल्यू इस बार भी बिंदास mg sin थीटा अपन 1 प्लस mr स्क्वायर अपन I सेंटर मास उतनी होगी, है ना? तो तुम बताओ कि बेवकूटाई से इतना डिटेल में किया ना, तुमको बताओ कि बेवकूटाई से इतना कचरा किया, लेकिन है ना? लेकिन देर तक एक्चुअली इतना कचरा करने की जरूरत नहीं थी, है ना? बस अब हम कॉन्फिडेंट ही बोल सकते हैं। ये पहले तो कई बच्चे थोड़े कंफ्यूज थे, लेकिन है ना? ध्यान रखना कि अब हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट ही बोल सकते हैं ना? तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट ही बोल सकते हैं कि सिलेंडर चाहे रोल करता ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा हो, है ना? बोल सकते हैं कि सिलेंडर चाहे रोल करता ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा हो, मतलब उसकी वेलोसिटी चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन इसका एक्सेलरेशन हमेशा इंक्लाइन के लोग नीचे की ओर होगा, डाउन द इंक्लाइन होगा, और एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा। तो परफेक्ट रोलिंग के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए, और इस डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन या इस डायरेक्शन में टॉर्क क्रिएट, है ना? वही सेंटर मास के अबाउट इस डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन या इस डायरेक्शन में टॉर्क क्रिएट करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ द इंक्लाइन ही लगना चाहिए, और उसकी वैल्यू सिंपली mg sin थीटा अपन 1 प्लस mr स्क्वायर अपन I सेंटर मास इतनी होगी, और इसका एक्सेलरेशन हमेशा डाउन द इंक्लाइन और कितना होगा? g sin थीटा अपन 1 प्लस I सेंटर मास अपन mr स्क्वायर। ये कॉन्फिडेंट ही कर सकते हैं। हाँ बच्चों, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने यहाँ लिख दी है, वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लेना तुम। ये मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। देखो इस बार हमको दे रखा है कि थीटा एंगल का कोई इंक्लाइन प्लेन है जो फिक्स है और सरफेस सफिशिएंट रफ है। अब देखो उसके ऊपर m मास और r रेडियस का कोई सॉलिड स्फीयर रख दिया है, या कोई सॉलिड स्फेरिकल बॉल रख दी है, ठीक है? अब देखो बॉल को ऊपर की ओर रोल करवाया है, तो बॉल को इनिशियली लीनियर वेलोसिटी v नॉट दी है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट दी है, और ऐसी दी है ताकि v नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट आर हो। तो हम समझते हैं कि v नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट आर मतलब परफेक्ट रोलिंग करते हुए ऊपर की ओर भेजा है ना? और हमको दे रखा है, हमको दे रखा है कि इस इंक्लाइन और, है ना, इंक्लाइन और इस बॉल के बीच सरफेस सफिशिएंट रफ है, इतनी रफ है कि स्लाइडिंग बिल्कुल नहीं हो रही, मतलब बॉल हमेशा परफेक्ट रोलिंग कर रही है। ये तो हमको फीलिंग से पता है। जब तक बॉल को परफेक्ट रोल करते हुए ऊपर की ओर भेजोगे तो पहले बॉल परफेक्ट रोलिंग करती हुई ऊपर की ओर जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी 0, तो उसी इंस्टेंट पर एंगुलर वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, और उसके बाद फिर बॉल परफेक्ट रोलिंग करती हुई नीचे आएगी। बस इसमें हमको दुनिया भर की चीजें पूछी हैं। सबसे पहले पूछा है कि ये बॉल ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, तो इस ड्यूरिंग इस बॉल का लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब ए सेंटर मास कितना होगा,
सेकंड पार्ट में पूछा है कि इस पूरे मोशन में बॉल पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। तीसरे पार्ट में पूछा है कि स्लाइडिंग को प्रिवेंट करना है, मतलब परफेक्ट रोलिंग अलाउड करनी है, तो उसके लिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। फिर चौथे पार्ट में पूछा है कि सिलेंडर को ऊपर जाने में और घूम फिर करके वापस इनिशियल पोजीशन तक वापस आने में टोटल टाइम कितना लगेगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। और लास्ट पार्ट में पूछा है कि बॉल ऊपर जाएगी और जब घूम फिर करके वापस उसी पोजीशन तक वापस पहुंचेगी, तब तक इसका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा वो देखना है। चलो हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं। अगर थीटा एंगल का कोई इंक्लाइन प्लेन है जो सफिशिएंट ऑफ है, उसके ऊपर m मास और r रेडियस की सॉलिड स्फेरिकल बॉल है और इसको v नॉट की इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा नॉट की एंगुलर वेलोसिटी दे करके छोड़ दिया है, जहां v नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट r है ना, बस हम समझ सकते हैं कि इस बार परफेक्ट रोलिंग करते हुए ऊपर की ओर भेजा है तो पहले बॉल ऊपर जाएगी और फिर पलट करके नीचे आएगी। तो सबसे पहले हमको पूछा है कि इस ड्यूरिंग बॉल का लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है ना। तो हम अभी पढ़ चुके हैं ना, हम अभी पढ़ चुके हैं तो हमको अच्छे पता है। अब वापस से पूरा आविष्कार करने की जरूरत नहीं है ना, तो हमको अच्छे पता है कि बताओ बॉल रोल करती हुई चाहे ऊपर जाए या नीचे की ओर आए, इसका लीनियर एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे की ओर ही होगा। पिछले एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं ना, तो हमको अच्छे पता है कि बॉल रोल करती है चाहे ऊपर की ओर जाए नीचे की ओर जाए, इसकी वेलोसिटी भले कहीं भी हो, लेकिन इसका एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की ओर होगा, मतलब डाउन द इंक्लाइन होगा। और इसका लीनियर एक्सेलरेशन कितना हो, चलो पहले डायरेक्शन ही देख लेते हैं। पता है कि बॉल चाहे रोल करते ऊपर जाए नीचे आए, वेलोसिटी कहीं भी हो, लेकिन इसका एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की ओर होगा। और कितना होगा, वो अपना जी साइन थीटा अपन 1 प्लस आई सेंट्रो मास अपन एम आर स्क्वायर इतना होगा, ठीक ना। चलो वैल्यू भी रख सकते हैं ना। तो तुम बताओ कि इस बार सॉलिड स्फेरिकल बॉल है और हमको अच्छे पता है कि सॉलिड स्फेरिकल बॉल के लिए आई सेंट्रो मास कितना होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो आई सेंट्रो मास अपन एम आर स्क्वायर 2/5। तो बताओ, क्योंकि सॉलिड स्फेरिकल बॉल है इसलिए आई सेंट्रो मास अपन एम आर स्क्वायर 2/5 लेंगे। कई बार ये सॉलिड स्फेरिकल लिखना भूल जाते हैं और नियम को देता है किसी बॉल को फेंका है, तो ध्यान रखना कभी बॉल शब्द यूज हो तो उसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग सॉलिड स्फेरिकल बॉल ही होता है। तो उसके लिए आई सेंट्रो मास अपन एम आर स्क्वायर 2/5 हो गया। तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा अपन 1 प्लस 2/5 करेंगे तो 7/5, सॉल्व करेंगे तो 5/7 इंटू जी साइन थीटा, ये इसका लीनियर एक्सेलरेशन होगा। और डायरेक्शन हम देख चुके हैं कि चाहे ऊपर की ओर रोल कर रहा हो या नीचे की ओर रोल कर रहा हो, वेलोसिटी कहीं भी हो, लेकिन इसका लीनियर एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा, मतलब डाउन द इंक्लाइन होगा, ठीक है। दूसरा, फ्रिक्शन देखना है, तो अभी देख चुके हैं कि बॉल चाहे ऊपर रोल करे नीचे रोल करे कैसे भी रोल करे, इसका एक्सेलरेशन हमेशा इंक्लाइन के लोग नीचे की ओर होगा। तो बताओ, एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा तो परफेक्ट रोलिंग के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तभी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ए सेंटर मास और अल्फा आर कैंसिल होंगे। पता है, कॉमन सेंस है ना, कि ऊपर जाए नीचे आए कहीं भी जाए, इसका एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की ओर होगा। एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा तो परफेक्ट रोलिंग के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए। और है ना, और तुम बताओ कि इस डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन या सेंटर मास के अबाउट इस डायरेक्शन में टॉर्क क्रिएट करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अप द इंक्लाइन लगना चाहिए। पहले पढ़ चुके थे लेकिन यहाँ भी देख लिया कि ऊपर नीचे कहीं भी जाए, इसका एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की ओर होगा। तो परफेक्ट रोलिंग के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में तो क्लॉकवाइज होना चाहिए, और सेंटर मास के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क क्रिएट करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ द इंक्लाइन ही लगना चाहिए। और इसकी वैल्यू भी पता है ना, हमको पता है कि इंक्लाइन के ऊपर परफेक्ट रोलिंग करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जादुई फॉर्मूला क्या होता है, mg sin थीटा ओपन 1 प्लस आई ओपन एम आर स्क्वायर की जगह एम आर स्क्वायर ओपन आई सेंटर मास। तो हमको पता है कि सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, इसके लिए आई सेंटर मास ओपन एम आर स्क्वायर 2/5, तो एम आर स्क्वायर ओपन आई सेंटर मास 5/2। तो बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, mg sin थीटा ओपन नीचे 1 प्लस 5/2 करेंगे तो 7/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/7 इंटू mg sin थीटा, ये इस पर लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आ गया, है ना। गधों टाइप से म्यू
इंटू एन मत लिख देना, स्टैटिक फ्रिक्शन इसकी वैल्यू तो कितनी भी हो सकती है तो इससे निकलेगी। चलो सेकंड हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखना। तो थर्ड पार्ट में पूछा है कि स्लाइडिंग को प्रिवेंट करने के लिए म्यूएस की मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो देखना है। यार जगह की थोड़ी कमी पड़ गई है, मैं इधर नहीं, इस थर्ड पार्ट को इसी के अंदर ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो बस स्लाइडिंग को प्रिवेंट करने की कंडीशन देखनी है तो मैंने तुमको चमका कर बताया था कि पूरे रिजिड बॉडी में अगर कभी भी फिसलने से रोकने की कंडीशन पूछे तो बस भगवान का नाम लेकर के हम लिख सकते हैं कि फिसलने से रोकने के लिए एफ आर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, दैट्स ऑल। बस फ्रिक्शन की वैल्यू तो कितनी है 2/7, फ्रिक्शन की वैल्यू तो 2/7 mg sin थीटा, that should be less than equal to mu s into n। तो इंक्लाइन से प्रेसिंग फोर्स का काम mg cos थीटा करेगा। तो इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो mu s ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया 2/7, mg से mg कैंसल और cos थीटा को उधर ट्रांसफर करेंगे तो sin थीटा अपन cos थीटा tan थीटा। तो बस स्लाइडिंग को रोकना है या परफेक्ट रोलिंग अलाउ करनी है तो उसके लिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 2/7 tan थीटा है, उससे ज्यादा होना चाहिए। तो म्यू एस की मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू 2/7 tan थीटा तो होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो तो और अच्छा है तुम्हारी श्रद्धा, लेकिन मिनिमम इतनी तो होनी चाहिए। अब चौथा पार्ट करते हैं, इसको यहाँ कर लेता हूँ। चौथा पार्ट करते हैं। तो चौथे पार्ट में पूछा है कि बताओ ये बॉल है ना, ये बॉल परफेक्ट रोलिंग करती हुई ऊपर जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी 0 होगी और फिर घूम फिर करके नीचे आएगी। तो बस बॉल जहां से स्टार्ट हुई थी घूम फिर करके वापस यहाँ तक पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगेगा वो देखना है। तो इसको एक तो छोटे बच्चों टाइप से कर सकते हैं ना, एक तो छोटे बच्चों टाइप से कर सकते हो। तो बताओ इस बॉल के यहाँ से यहाँ तक के लीनियर मोशन के लिए v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओ, है ना, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओ तो यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में टाइम आ जाएगा। ऊपर जाने में टाइम इतना है तो सिमेट्रिकली नीचे आने में भी टाइम उतना ही लगेगा, तो उससे कर सकते हो। लेकिन स्मार्ट पर्सन तो चालाकी से कर सकता है। तो तुम खुद बताओ कि ये वाला केस बिल्कुल बॉल के वर्टिकल प्रोजेक्शन के सिमिलर है। ये जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि जमीन से किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंका है तो तब बॉल ऊपर जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पर एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी 0 होती है और बॉल पलट करके नीचे आती है ना। तो तुम खुद बताओ कि ये वाला जो केस है वो भी बॉल के वर्टिकल प्रोजेक्टाइल के सिमिलर ही है ना, ये वाला जो केस है वो भी बॉल के वर्टिकल प्रोजेक्टाइल के सिमिलर है। बस एक ही डिफरेंस है कि वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में जो काम एक्सेलरेशन जी करता है, इस बार वो काम इसका एक्सेलरेशन 5/4 जी sin थीटा कर रहा है। वो साफ साफ बोल सकते हैं, है ना, किसी की कल्पनाशीलता बहुत अच्छी हो तो साफ साफ बोल सकते हो कि ये वाला केस बॉल के वर्टिकल प्रोजेक्टाइल के सिमिलर है। तो तुम बताओ कि बॉल का वर्टिकल प्रोजेक्टाइल हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है 2u/g। तो वैसे इस केस में भी बॉल को वापस उसी पोजीशन तक पहुंचने में टाइम या टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा 2, u की जगह v0 अपन g की जगह इसका लीनियर एक्सेलरेशन a सेंटर मास है। तुमको याद होगा कि रेक्टिलिनियर मोशन में इनको मैंने जादुई फॉर्मूला बोला था, अगर जादुई बोला था तो कुछ ना कुछ जादू होगा, वो यहाँ पता चल रहा है ना। तो बस वर्टिकल प्रोजेक्टाइल के सिमिलर इस बॉल को भी वापस उसी पोजीशन तक पहुंचने में टाइम मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g। तो 2u का काम कौन करेगा v0 अपन g का काम कौन करेगा a सेंटर मास। तो बस 2v0 अपन a सेंटर मास कितना हो जाएगा 5/7 g sin थीटा। सॉल्व करके इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो, है ना। उसके बाद आगे हमको पूछा है कि बॉल स्टार्ट हो रही वापस वहीं तक पहुंचती है, तो बस जब तक बॉल घूम फिर करके वापस वहीं तक पहुंच जाए तब तक इसका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल देखना है। बस तुम बताओ कि यहाँ से यहाँ तक इसका अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ गया तो फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड उसका डबल होगा। बस पहले हम देखते हैं कि बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो देखना है। तुम खुद बताओ कि ये वाला केस बॉल के वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के सिमिलर है। बस कि तुम बताओ कि वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में जो काम मैक्सिमम हाइट करती थी यहाँ वही काम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो था वर्टिकल प्रोजेक्टाइल के केस में बॉल की अचीव की गई मैक्सिमम हाइट कितनी होती थी u²/2g। वैसे इस केस में भी बॉल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा u² की जगह v0² अपन 2 और g की जगह a सेंटर मास।
बताओ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट v नॉट स्क्वायर अपन 2 और g की जगह a सेंटर मास तो वो कितना है 5/7 g sin थीटा। इसको सॉल्व कर लेना कितना आ जाएगा है 7 v नॉट स्क्वायर तो ऊपर और नीचे 10 g sin थीटा इतना आ गया। बस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया ना, तो s मैक्स जितना ऊपर जाएगा और फिर पलट करके x मैक्स जितना ही नीचे आएगा, तो बता जहां से स्टार्ट हुआ था वापस वहीं तक पहुंच जाए, तब तक इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, s मैक्स ऊपर जा रहा है और s मैक्स नीचे आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 2s मैक्स। तो बस s मैक्सिमम इतना है, तो 2s मैक्स इसका डबल हो जाएगा, मतलब सॉल्व करेंगे तो 7 v नॉट स्क्वायर अपन 5 g sin थीटा ही आएगा। ये तो देखो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले ऐसी ऐसी जगह लग जाते हैं जहाँ कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, लेकिन जादू वही लगा सकता है जिसको जादू लगाना आता हो। तो ये आना चाहिए तुमको, ठीक है। बाकी चाहो तो गधोटे से डिटेल में भी कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओ तो टाइम आ जाएगा, और गधोटे से यहाँ से यहाँ तक v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाओ तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा, लेकिन अब इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। हाँ बच्चों, इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो इस बार हमको दे रखा है कि m मास और r रेडियस का कोई यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है। अब उसके ऊपर बहुत सारा धागा लपेट दिया है। तो देखो धागे के एक सिरे को खोल दिया है और इस सिरे को हमने छत से ऐसे लटका दिया है ना। और हमको दे रखा है कि धागे और सिलेंडर की भी स्लाइडिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। तो धागे के इस सिरे को खोल दिया और उसको छत से लटका दिया है। अब इस सिलेंडर को छोड़ दिया है। तो हम सभी को पता है कि बता छोड़ेंगे तो सिलेंडर रोल करता हुआ नीचे की ओर जाएगा ना। तो हमको पता है कि छोड़ेंगे तो धागा खुलता जाएगा और इस सिलेंडर रोल करते हुए नीचे की ओर जाएगा। और ध्यान रखना कि सिलेंडर रोल करते हुए नीचे जाए तो इस सिस्टम को छोटे बच्चों की लैंग्वेज में यो-यो बोलते हैं। ये छोटे बच्चों का खिलौना होता है, देखना। बस छोड़ेंगे तो सिलेंडर रोल करते हुए नीचे की ओर जाएगा। तो बस हमको देखना है कि सिलेंडर का लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, और इस वाले धागे में टेंशन कितनी होगी वो देखना है। तो चलो इसको करते हैं। बस छोड़ेंगे तो सिलेंडर रोल करता हुआ नीचे की ओर जाएगा ना। बस इसका लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। तो तुम खुद बताओ कि इसमें ज्यादा होशियारी नहीं लगाते हैं, बिल्कुल सीधे सारे बच्चों टाइप से करते हैं। मतलब एक्सेलरेशन मानेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिखेंगे। चलो पहले एक्सेलरेशन मानते हैं। तो तुम खुद बताओ कि छोड़ेंगे तो सिलेंडर घूमता हुआ नीचे, छोड़ेंगे तो सिलेंडर घूमता हुआ नीचे की ओर जाएगा, मतलब सिलेंडर रोलिंग मोशन कर रहा है या कंबाइंड मोशन कर रहा है ना। और मैंने चमका कर बताया था कि कभी कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन है कंबाइंड मोशन करे तब एक्सेलरेशन कैसे मानते हैं। इसका लीनियर एक्सेलरेशन मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए सेंटर ऑफ मास और उसके अबाउट एंगुलर एक्शन अल्फा। अल्फा की डायरेक्शन कोई पर्सन हो तो फीलिंग से ही बोल सकता है कि छोड़ेंगे तो नीचे आएगा तो इसी डायरेक्शन में घूमेगा। अल्फा की डायरेक्शन ऐसी होगी, लेकिन कोई फीलिंग से नहीं सोच सकता हो तो मैथमेटिकली भी देख सकते हो। तुम खुद बताओ कि तुम खुद बताओ कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट बाकी किसी का तो टॉर्क होगा ही नहीं, लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस टेंशन का टॉर्क होगा, ओनली टेंशन का ही होगा। और तुम फीलिंग से बताओ कि बताओ सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये टेंशन ऐसे ही घुमाएगी ना। तो बस सेंटर ऑफ मास के अबाउट टेंशन का टॉर्क इस डायरेक्शन में तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर एक्शन भी इस डायरेक्शन में तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। बाकी स्मार्ट पर्सन हो तो फीलिंग से बोल सकता है ना। तो याद रखना कंबाइन मोशन कर, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट कंबाइन मोशन करा हो तो एक्सेलरेशन ऐसे मानते हैं कि इसका लीनियर एक्सेलरेशन मतलब सेंटर मास का एक्सेलरेशन ए सेंटर मास और उसके अबाउट एंगुलर एक्शन अल्फा। चलो एक बार ए सेंटर मास और अल्फा में रिलेशन देख लेते हैं। तो देखो वैसे तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो फीलिंग से ही बोल सकता है कि इस बार भी दोनों में रिलेशन ए सेंटर मास इक्वल टू अल्फा ही होगा, लेकिन किसी को शक हो तो गधों टाइप से इसको डिटेल में भी कर सकते हो। तुम देखते ही बताओ, तुम देख तुम देखते ही बताओ कि बताओ रस्सी का ये सिरा दीवार से जुड़ा हुआ है ना। बताओ रस्सी का ये सिरा दीवार से जुड़ा हुआ है, मतलब इस सिरे का एक्सेलरेशन 0 है। तो रस्सी के इस सिरे का एक्सेलरेशन 0 है। तो बताओ
ऑब्वियसली रस्सी के नीचे वाले सिरे का भी एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। तुम बताओ कि रस्सी बिल्कुल इनएक्सटेंसिबल है और इनएक्सटेंसिबल है मतलब रस्सी के इस सिरे का एक्सेलरेशन 0 है, तो ऑब्वियसली रस्सी के इस वाले सिरे का भी एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए और रस्सी और सिलेंडर की भी स्लाइडिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, तो रस्सी के इस सिरे का एक्सेन 0 है, तो ऑब्वियसली उसके कांटेक्ट में सिलेंडर के भी इस पॉइंट का एक्सेलरेशन बिल्कुल 0 होना चाहिए। तो चलो एक बार देखते हैं कि सिलेंडर के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन किस-किस कारण कितना होगा वो देखते हैं। तुम आराम से बताओ, तो बताओ सिलेंडर तो कंबाइन मोशन कर रहा है ना? सिलेंडर कंबाइन मोशन कर रहा है तो सिलेंडर के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन लीनियर मोशन के कारण भी होगा और रोटेशन मोशन के कारण भी। पहले लीनियर मोशन के कारण। तो बताओ लीनियर मोशन के कारण तो सेंट्रोमास का एक्सेलरेशन ए सेंट्रोमास है तो सिलेंडर के इस पॉइंट का भी लीनियर मोशन के कारण तो एक्सेलरेशन ए सेंट्रोमास ही होगा। चलो अब रोटेशन मोशन के कारण तो बताओ पूरा सिलेंडर ऐसे घूम रहा है तो बताओ सिलेंडर का ये वाला जो पार्ट है वो टेंजेंशियली ऊपर की ओर घूम रहा होगा, है ना? बस बोल सकते हैं कि रोटेशन मोशन के कारण इसका एक्सेलरेशन टेंजेंशियली ऊपर की ओर होगा और कितना होगा अल्फा। बस तुम आराम से बताओ कि रस्सी के इस सिरे का एक्सेलरेशन 0 है, तो इस सिरे का भी एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए और स्लाइडिंग को रोकने के लिए रस्सी के इस सिरे का एक्सेन 0 तो उसके कांटेक्ट में सिलेंडर के भी इस पॉइंट का एक्सेलरेशन बिल्कुल 0 होना चाहिए और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 होने के लिए ए सेंट्रोमास और अल्फा आर पूरी तरह से कैंसिल होने चाहिए, तो उसके लिए दोनों बराबर होने चाहिए। तो रिलेशन ए सेंट्रोमास इक्वल टू अल्फा आर ये हो गया। तो देखो अभी तो मैंने गधों टाइप से पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था, लेकिन अब आगे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़े ना, ध्यान रखना कि अब आगे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़े, फीलिंग से ही बोल सकते हैं कि इस बार दोनों में रिलेशन क्या होगा, ए सेंट्रोमास इक्वल टू अल्फा, ये रिलेशन होगा, ठीक है। तो चलो ये तो हमने अभी पहली स्टेप कर दी, मतलब एक्सेलरेशन मान ली है। बस अब सीधे साधे बच्चों टाइप से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिखेंगे। चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस सिलेंडर पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे वो देखते हैं। तुम आराम से बताओ, तुम आराम से बताओ कि सिलेंडर पे एक तो इसका वेट है ना, सिलेंडर पे एक तो इसका वेट है, ग्रेविटेशन फोर्स mg लगेगा जो सेंटर मास से पास होगा, और कौन सा फोर्स, टेंशन। तो तुम बताओ कि सिलेंडर रस्सी से लटका हुआ है तो रस्सी इसको खींचेगी मतलब टेंशन टी, तो फोर्स कौन कौन से लगेंगे, एक तो mg जो सेंटर मास पर सेंटर्ड होगा और एक टेंशन टी। फ्री बॉडी डायग्राम भी बना दिया। बस अब न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिखेंगे, लीनियर मोशन की इक्वेशन अलग और रोटेशन मोशन की अलग। पहले लीनियर मोशन की इक्वेशन, तो बताओ इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो रिजल्टेंट नीचे की ओर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बताओ रिजल्टेंट नीचे की ओर फोर्स कितना है, mg माइनस टी इक्वल टू मास m इनटू इसका एक्सेलरेशन a सेंट्रोमास। तो ये लीनियर मोशन की इक्वेशन ये लिखी। फिर साथ में सिलेंडर रोटेट भी कर रहा है तो रोटेशन मोशन की भी इक्वेशन लिखेंगे, मतलब सेंट्रोमास की अबाउट रिजल्टेंट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो तुम देखते हैं ना, तुम देखते बताओ कि सेंट्रोमास की अबाउट mg का टॉर्क तो 0, mg तो सेंट्रोमास से ही पास हो रहा है ना, तो सेंट्रोमास की अबाउट mg का टॉर्क तो 0, तो सेंट्रोमास की अबाउट टॉर्क केवल टेंशन का आएगा और सेंट्रोमास के अबाउट टेंशन का टॉर्क F इंटू आर परपेंडिकुलर, तो F की जगह T और आर परपेंडिकुलर फोर्स की लाइन की सेंट्रोमास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, और न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट टॉर्क को खोल करके क्या लिख सकते हैं, आई सेंट्रोमास इनटू अल्फा, जब आई सेंट्रोमास सिलेंडर का सेंट्रोमास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। लेकिन चक्कर ये कि इस बार a अल्फा और t तीन वेरिएबल है, हमको तीन इक्वेशन चाहिए जबकि हमारे पास केवल दो इक्वेशन है। तो बताओ तीसरी इक्वेशन कहां से आएगी, एक्सेलरेशन में रिलेशन a सेंट्रोमास इक्वल अल्फा। तो बस अब आराम से बताओ कि अब a अल्फा और t तीन वेरिएबल है और तीन इक्वेशन हो गई। कहने को तीन है, बाकी एक्चुअली दो ही है। एक्चुअली इसमें अल्फा की वैल्यू हम क्या रख देंगे, a सेंट्रोमास अपन r, तो इफेक्टिवली दो इक्वेशन है। बस इन दोनों को सॉल्व कर लेना तुम, है ना। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इन दोनों को सॉल्व करोगे तुम्हारे पास इसका लीनियर एक्सेलरेशन तो आई थिंक 2g/3 आ जाएगा। एंगुलर एक्शन a ओपन r मतलब 2g/3r, और इनकी वैल्यू रखोगे तुम्हारे पास टेंशन भी आ जाएगा।
आई थिंक सॉल्व करेंगे तो टेंशन तुम्हारे पास mg/3 आ जाएगा। हाँ बच्चों, देखो अभी तो इस क्वेश्चन को शेरी-फोगाटे से डिटेल में कर लिया और इसको करने का सिस्टमैटिक तरीका ये होता है ना? तो अभी तो इसको शेरी-फोगाटे से डिटेल में कर लिया, लेकिन कोई बहुत ही चालाक पर्सन हो तो इसको चालाकी से या जुगाड़ से भी कर सकता है ना? तो तुम बिल्कुल फीलिंग से, है ना? तो अपनी थोड़ी कल्पनाशीलता से सोच के बताओ कि ये वाला जो पार्ट है वो भी तो इंक्लाइन पर परफेक्ट रोलिंग के सिमिलर है। तुम बताओ, ये वाला जो पार्ट है वो भी इंक्लाइन पर परफेक्ट रोलिंग के सिमिलर है। बताओ, सारी इक्वेशन वैसी बन रही है ना? तो देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट भी इंक्लाइन पर परफेक्ट रोलिंग के सिमिलर है। तुम खुद बताओ कि इंक्लाइन के केस में जो काम mg sin थीटा कर रहा था, इधर वही काम mg कर रहा है, और इंक्लाइन के केस में जो काम स्टैटिक फ्रिक्शन कर रहा था, इधर वही काम टेंशन कर रहा है ना? तो देखो किसी की, है ना, किसी की इमेजिनेशन बहुत अच्छी हो तो वो सोच सकता है कि ये वाला केस बिल्कुल इंक्लाइन पर प्रोजेक्शन के सिमिलर है, लेकिन वर्टिकल इंक्लाइन है ना? बताओ, वैसे तो इंक्लाइन थीटा एंगल पर होता है, लेकिन इस बार ये सिलेंडर बिल्कुल नीचे आ रहा है, तो ये केस भी इंक्लाइन पे परफेक्ट रोलिंग के सिमिलर है, लेकिन ये एक वर्टिकल इंक्लाइन है। वर्टिकल इंक्लाइन है मतलब जिसमें थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, बिल्कुल नीचे आ रहा है ना? ये ध्यान रखना कि इंक्लाइन पर, है ना, ये केस इंक्लाइन पर परफेक्ट रोलिंग के सिमिलर है, लेकिन ये वर्टिकल इंक्लाइन के सिमिलर। बताओ, ये जो धागा है वो एक टाइप से वर्टिकल इंक्लाइन के टाइप से काम कर रहा है। बस इसमें तो हम बिंदास इंक्लाइन वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं। बस इसका लीनियर एक्सेलरेशन देखना है। बस बताओ, इंक्लाइन वाले जादुई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना, इंक्लाइन वाले जादुई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा? g sin थीटा upon 1 प्लस I सेंट्रोमास upon mr स्क्वायर। तो तुम बताओ कि ये जो धागा है वो एक वर्टिकल इंक्लाइन के टाइप से काम कर रहा है, तो थीटा 90 होगा, तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन g sin थीटा की जगह sin 90 upon 1 प्लस I सेंट्रोमास upon mr स्क्वायर। तो सॉलिड सिलेंडर है, इसका I सेंट्रोमास mr स्क्वायर बाय 2 होता है, तो I सेंट्रोमास upon mr स्क्वायर करेंगे तो हाफ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2g/3 डायरेक्ट आ गया। और अब इस पर टेंशन निकालना है, तो कि तुम बताओ कि इंक्लाइन के केस में जो काम स्टैटिक फ्रिक्शन करा था, इधर वही काम टेंशन करेगा, तो जो टेंशन होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्विवेलेंट होगा। उसका जादुई फॉर्मूला क्या होता है? mg sin थीटा upon 1 प्लस mr स्क्वायर upon I सेंट्रोमास। तो mg sin थीटा कितना है? 90, वर्टिकल इंक्लाइन के इक्विवेलेंट है, अपन 1 प्लस सिलेंडर के लिए I upon mr स्क्वायर हाफ, तो mr स्क्वायर upon I 2, तो ये कितना हो गया? mg/3 डायरेक्ट आ गया। तो तुम याद करके बताओ कि पिछली क्लास में, है ना, वही पिछली क्लास में मैंने इंक्लाइन पर परफेक्ट रोलिंग वाला केस बताया था, उसमें इनको जादुई फॉर्मूला बताया था। तो अगर मैंने जादुई बोला है तो उसमें कुछ ना कुछ जादू होगा, है ना? ये ऐसे ऐसे केस में लग जाता है जहां तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये लगा सकते हैं हम। अब देखो, अब दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि ये, है ना, ये इंक्लाइन पर प्रोजेक्टाइल वाले फॉर्मूले, ये जुगाड़ कहाँ-कहाँ लगेगा, वो दिमाग में आता है। देखो, बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, है ना, बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि स्टैटिक फ्रिक्शन या टेंशन या टेंजेंशियल फोर्स है ना, ये बिल्कुल पेरिफेरी से पास होने, बस स्टैटिक फ्रिक्शन या टेंशन के अलावा जो अदर फोर्स है वो अगर सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो, तो फिर इसको इंक्लाइन पर परफेक्ट रोलिंग के सिमिलर मान सकते हैं, है ना? बाकी ध्यान रखना कि अगर ये टेंशन या फ्रिक्शन के अलावा जो दूसरा फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास से नहीं, किसी और पॉइंट से पास हो, तो फिर वो इंक्लाइन के परफेक्ट रोलिंग के सिमिलर नहीं होगा, तो वो जुगाड़ काम नहीं करेगा। लेकिन, है ना, लेकिन तुम अच्छे ध्यान रखना, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि टेंशन या स्टैटिक फ्रिक्शन के अलावा जो दूसरा फोर्स लग रहा है अगर सेंटर ऑफ मास से पास हो, बिंदास आना चाहिए कि इसमें इसको इंक्लाइन पर परफेक्ट रोलिंग वाले जादुई फॉर्मूले से कर सकते हैं। हाँ बच्चों, इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने यहाँ प्रॉपर्ली लिख दी है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, मैं जस्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि कोई ट्रक है और ट्रक के ऊपर m मास और r रेडियस का कोई यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर रख दिया है, और हमको दे रखा है कि सिलेंडर और ट्रक के बीच सरफेस सफिशिएंटली रफ है, और सिलेंडर का ट्रक के इस एंड से डिस्टेंस L दे रखी है ना?
अब देखो अब ऐसा कर रहे हैं कि इस पूरे ट्रक को एक एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे की ओर एक्सेलरेट करा रहे हैं। तो हमको फीलिंग से बताए कि बताओ ट्रक को आगे की ओर एक्सेलरेट कराएं तो उसके रिस्पेक्ट में सिलेंडर पीछे की ओर रोल करेगा ना। और हमको दे रखा है कि सिलेंडर और ट्रक के बीच सरफेस सफिशिएंट रफ है ना। सफिशिएंट रफ है मतलब इस बार ट्रक के रिस्पेक्ट में सिलेंडर परफेक्ट रोलिंग कर रहा है, मतलब रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग कर रहा है। तो बस सबसे पहले पूछा है कि ट्रक के रिस्पेक्ट में सिलेंडर का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, सिलेंडर पर लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, और लास्ट पार्ट में पूछा है कि सिलेंडर को यहाँ से ट्रक के पीछे वाले पॉइंट तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, मतलब कितने टाइम के बाद ये सिलेंडर ट्रक से अलग हो जाएगा, है ना, वो देखना है। तो बच्चों इसको करते हैं। तो चलो सबसे पहले तो हमको देखते ही पता चल गया कि बताओ पूरे पूरे ट्रक को एक्सेलरेट करा रहे हैं। तो मैंने चमका कर बताया था कि पूरी फिजिक्स में कभी भी पूरी पूरी गाड़ी को एक्सेलरेट करा रहे हो तो शक्ल देखते आना चाहिए कि इसमें स्यूडो फोर्स का यूज करेंगे। तो मुझे कहने की जरूरत नहीं कि बताओ स्यूडो फोर्स के लिए सिंपली ट्रक के अंदर से देखते हैं, मतलब ट्रक के रिस्पेक्ट में देखते हैं, है ना। और हमको अच्छे बताए कि ट्रक के अंदर से या ट्रक के रिस्पेक्ट में देखें तो बताओ पूरी गाड़ी का एक्सेलरेशन आगे की ओर है तो उसके रिस्पेक्ट में देखने पर इस सिलेंडर पर स्यूडो फोर्स पीछे की ओर फील होगा ma के बराबर, है ना। और हमको अच्छे पता है कि स्यूडो फोर्स पीछे की ओर फील होगा तो उसके कारण ट्रक के रिस्पेक्ट में सिलेंडर पीछे की ओर रोल करेगा, है ना। और हमको दे रखा है कि ट्रक और सिलेंडर के बीच सरफेस सफिशिएंट रफ है, इतनी रफ है कि स्लाइडिंग बिल्कुल नहीं हो रही, मतलब छोड़ने पर ट्रक के रिस्पेक्ट में सिलेंडर हमेशा परफेक्ट रोलिंग कर रहा है। और बताओ सिलेंडर हमेशा परफेक्ट रोलिंग कर रहा है मतलब तुरंत समझ गए कि अब तो न्यूटन्स लॉ का नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। बस इसको करने का वही सिस्टमेटिक तरीका है कि बस एक्सेलरेशन मानेंगे, सीधे सारे बच्चों टाइप से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिखेंगे। चलो पहले एक्सेलरेशन मानते हैं। तो हमको अच्छे बताए कि हम ट्रक के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो केवल रिलेटिव एक्सेलरेशन दिखेगा। और हमको पता है कि होता ट्रक आगे की ओर एक्सेलरेट कर रही है तो उसके रिस्पेक्ट में सिलेंडर पर स्यूडो फोर्स पीछे की ओर फील होगा तो उसके कारण ट्रक के रिस्पेक्ट में सिलेंडर पीछे की ओर रोल करेगा। तो चलो ट्रक के रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन ए रिलेटिव मान लेते हैं। और ये भी पता है कि ट्रक के रिस्पेक्ट में पीछे की ओर रोल करेगा तो परफेक्ट रोलिंग के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए। और है ना, और कोई स्मार्ट पर्सन तो देखते ही बोल सकता है कि अगर सिलेंडर फिक्स सरफेस पर परफेक्ट रोलिंग करता तब तो A इक्वल टू एल्फा आर, लेकिन इस बार मूविंग ट्रक के ऊपर परफेक्ट रोलिंग कर रहा है तो इस बार इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन तो एल्फा आर के बराबर नहीं होगा, लेकिन रिलेटिव एक्सेलरेशन इक्वल टू एल्फा आर के बराबर होगा। तो ये मैंने रोलिंग के स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स सरफेस पे परफेक्ट रोलिंग करे तो ए सेंटर मास इक्वल एल्फा आर, और मूविंग सरफेस पर परफेक्ट रोलिंग करे तो फिर ए की जगह ए रिलेटिव इक्वल टू एल्फा आर। तो ये तो एक्सेलरेशन मान लिया। अब सिंपली सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इस पर कौन कौन से फोर्स फील होंगे वो देखना है ना। और हम केवल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में इंटरेस्टेड हैं, बस मुझे कहने की जरूरत नहीं है ना। शुरू में ही बताया था कि पूरी पूरी गाड़ी एक्सलेट हो रही है तो ऐसे केस में हम सिंपली इस ट्रक के रिस्पेक्ट में देखते हैं, मतलब ट्रक के अंदर से देखते हैं। तो अंदर से देखने पर इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स फील होंगे वो देखना है। तो तुम आराम से बताओ कि अगर ट्रक के रिस्पेक्ट में ट्रक के अंदर से देखें तो इस सिलेंडर पर मेनली फोर्स कौन सा फील होगा, स्यूडो फोर्स। तो हम देख चुके हैं कि पूरी ट्रक आगे की ओर एक्सलेट कर रही है तो उसके रिस्पेक्ट में देखने पर इस पर स्यूडो फोर्स पीछे की ओर फील होगा ma के बराबर। और ये भी हमको है ना लॉजिकली पता है कि बताओ ग्रेविटेशन फोर्स mg के सिमिलर स्यूडो फोर्स भी हर एक पार्टिकल पर यूनिफॉर्मली लगता है, इसलिए उसको भी सेंटर ऑफ मास से सेंटर्ड मान सकते हैं। तो एक तो पीछे की ओर स्यूडो फोर्स फील होगा ma के बराबर। और बताओ और कौन सा फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, बिल्कुल इग्नोर मत करना। तो तुम है ना तुम आराम से बताओ कि सिलेंडर और ट्रक के बीच सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन लग सकता है। अब स्लाइडिंग तो नहीं हो रही है इससे काइनेटिक फ्रिक्शन तो नहीं लग सकता है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा ना। तो मैंने चमका कर बताया था कि कभी भी परफेक्ट रोलिंग का क्वेश्चन हो
और कोई भी सरफेस रफ हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन को इग्नोर मत करना, तो सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन लग सकता है, स्लाइडिंग नहीं है इसलिए काइनेटिक तो नहीं, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन जरूर लग सकता है। और मैंने बताया था कि चूंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, इससे इसके डायरेक्शन के बारे में बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी डायरेक्शन तुम आंखें बंद करके कहीं भी मान लो, मैथमेटिक्स अपने आप एडजस्ट कर लेगी। लेकिन इस बार भी, है ना, इस बार भी आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली हम चेक कर सकते हैं। है तो इतना तो हमको कॉमन सेंस पता है कि स्यूडो फोर्स के कारण ट्रक के रिस्पेक्ट में सिलेंडर पीछे की ओर रोल करेगा। पीछे की ओर रोल करेगा तो परफेक्ट रोलिंग के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसा होना चाहिए। तो तुम बताओ कि सेंट्रोमास के अबाउट इस डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन या सेंट्रोमास के अबाउट इस डायरेक्शन में टॉर्क क्रिएट करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे की ओर लगना चाहिए। तुम खुद बताओ, है ना, तुम खुद बताओ कि सेंट्रोमास के अबाउट इस स्यूडो फोर्स का टॉर्क 0 होगा, जो भी टॉर्क होगा स्टैटिक फ्रिक्शन का होगा। तो बस बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शन में रोटेशन क्रिएट करने के लिए या सेंट्रोमास के अबाउट इस डायरेक्शन में टॉर्क क्रिएट करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन ऑब्वियसली पीछे की ओर लगना चाहिए। अगर आगे की ओर लगेगा तब तो रोटेशन ऐसे क्रिएट होंगी। बस सेंट्रोमास की अबाउट इस डायरेक्शन में घुमाने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, सेंट्रोमास की अबाउट इस डायरेक्शन में घुमाने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा आगे की ओर लगेगा। और चूंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है इसलिए इसकी वैल्यू म्यू एस इंटू एन या म्यू के इंटू एन होना जरूरी नहीं है, एफ आर मान लेते हैं। बस आराम से बताओ कि गाड़ी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो एक तो स्यूडो फोर्स एम है और इस डायरेक्शन में रोटेशन क्रिएट करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन टेंजेंशियली आगे की ओर लगेगा। बस आराम से बताओ कि एक्सेलरेशन मान लिया, सीधे सारे बच्चों टाइप से फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। तो अब हम सिंपली न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिखते हैं और तुम बताओ कि ट्रक के रिस्पेक्ट में सिलेंडर, है ना, ट्रक के रिस्पेक्ट में सिलेंडर कंबाइन मोशन कर रहा है तो बस लीनियर मोशन की इक्वेशन अलग और रोटेशन की अलग। पहले लीनियर मोशन की इक्वेशन तो लीनियर मोशन की इक्वेशन क्या आएगी, ट्रक के रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट पीछे की ओर फोर्स इक्वल टू मास इनटू ट्रक के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन। तो तुम बताओ कि ट्रक के रिस्पेक्ट में ना, ट्रक के रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट पीछे की ओर फोर्स कितना होगा, एम ए माइनस एफ आर। बोल सकते हैं कि ट्रक के रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट पीछे की ओर फोर्स एम ए माइनस एफ आर इक्वल टू मास एम इंटू ट्रक के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कौन सा होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन। ये लीनियर मोशन की इक्वेशन, लेकिन साथ में रोटेट भी कर रहा है तो रोटेशन मोशन की भी इक्वेशन वही, सेंट्रोमास के अबाउट रिजल्टेंट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो चलो कॉमन सेंस बताओ कि सेंट्रोमास के अबाउट इस स्यूडो फोर्स का टॉर्क तो 0, उनको पता है कि स्यूडो फोर्स सेंट्रोमास पर ही सेंटर्ड होगा, तो सेंट्रोमास के अबाउट स्यूडो फोर्स का टॉर्क 0। उसके बाद एनजी और नॉर्मल डायरेक्शन तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, उनको तो रिप्रेजेंट करने की भी जरूरत नहीं है। तो देखते बताओ कि सेंट्रोमास के अबाउट अल्टीमेटली टॉर्क किसका आएगा, केवल स्टैटिक फ्रिक्शन का। और सेंट्रोमास के अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन का टॉर्क कितना होगा, सिंपली एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। तो एफ की जगह एफ आर इंटू आर परपेंडिकुलर, फोर्स की लाइन की सेंट्रोमास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। और बताओ नेट टॉर्क को खोल करके क्या लिख सकते हैं, आई इंटू एल्फा। टॉर्क सेंट्रोमास के अबाउट है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेंट्रोमास के अबाउट देखेंगे। तो बताओ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है तो इसका सेंट्रोमास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2, ये सेकेंड इक्वेशन। लेकिन इस बार भी चक्कर वही है कि ए रिलेटिव अल्फा और एफ आर 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन चाहिए, जबकि अभी केवल 2 ही हैं। तो देखते बताओ कि तीसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, एक्सेलरेशन में रिलेशन से। और पहले बता, है ना, बहुत पहले बता चुका हूँ कि इस बार किसी मूविंग सरफेस के ऊपर परफेक्ट रोलिंग कर रहा है तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन तो अल्फा आर के बराबर नहीं होगा, लेकिन रिलेटिव एक्सेलरेशन अल्फा आर के बराबर जरूर होगा। बस तुम आराम से बताओ ए रिलेटिव अल्फा और एफ आर 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है, तो इन सबको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, है ना, डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करेंगे तो वो कैलकुलेशन कर लेना तुम। तो इसको सॉल्व करोगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन तुम्हारे पास आएगा 2a/3 आएगा। तो अल्फा तो सिंपली ए रिलेटिव ओपन आर मतलब 2a/3 आ जाएगा। और ए रिलेटिव और अल्फा की वैल्यू रखेंगे तुम्हारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी आ जाएगी। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि सॉल्व करेंगे तो
स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ma/3। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखो रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गया ना, बस अब हमको देखना है कि सिलेंडर को यहाँ से यहाँ तक रोल करने में टाइम कितना लगेगा वो देखना है। तो आराम से बताओ कि यहाँ से यहाँ तक ट्रक के रिस्पेक्ट में सिलेंडर का रिलेटिव एक्सेलरेशन ए रिलेटिव है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में ट्रक के रिस्पेक्ट में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करना पड़ेगा एल, और टाइम कितना लगेगा वो देखना है। तो द सिलेंडर की यहाँ से यहाँ तक के रिलेटिव मोशन के लिए क्या लगा सकते हैं, एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर, ये लगा सकते हैं। बस बताओ यहाँ से यहाँ तक ट्रक के रिस्पेक्ट में सिलेंडर को रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करना होगा एल इक्वल टू यू रिलेटिव 0 क्योंकि सिलेंडर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था, तो यू रिलेटिव तो 0 हाफ ए रिलेटिव, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 2a/3 इंटू टी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो टी आई थिंक 3l/a है ना, सॉल्व करेंगे तो टी इक्वल टू √3l/a, मतलब सिलेंडर को यहाँ से यहाँ तक रोल करने में या ट्रक से अलग होने में कितना टाइम लगेगा, √3l/a इतना लगेगा। हाँ बच्चों देखो, अभी तो इसको शरीफों के टाइप से डिटेल में किया, और ये इसको करने का सिस्टमेटिक तरीका है, लेकिन कोई स्मार्ट पर्सन हो तो इसको चालाकी से भी कर सकता है ना। तो बस हमको मेनली ये देखना है कि ट्रक के रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। तो देखो तुम स्मार्टली देख कर बताओ, है ना, तुम स्मार्टली देख कर बताओ कि इस बार भी स्टैटिक फ्रिक्शन के अलावा जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और मैंने तुमको अभी चमका कर बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन के अलावा जो फोर्स अगर सेंटर ऑफ मास से पास हो तो देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि इसको भी इंक्लाइन पर परफेक्ट रोलिंग के सिमिलर मान सकते हैं, है ना। तुम खुद बताओ कि सारी इक्वेशन इंक्लाइन पर परफेक्ट रोलिंग जैसी हो गई, तो ये ध्यान रखना स्टैटिक फ्रिक्शन के अलावा जो फोर्स लग रहा है सीडो फोर्स वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, मतलब ये वाला केस है वो भी इंक्लाइन पर परफेक्ट रोलिंग के सिमिलर है। बस तुम बताओ, तो बताओ कि इंक्लाइन पर परफेक्ट रोलिंग हो तो सेंटर ऑफ मास पर लगने वाला फोर्स mg sin थीटा था, और इस बार सेंटर ऑफ मास पर लगने वाला फोर्स ma है। तो बताओ इंक्लाइन वाले केस में जो काम mg sin थीटा कर रहा था, देख सकते हो ना कि इंक्लाइन में सेंटर ऑफ मास पर लगने वाला फोर्स mg sin थीटा और इधर ma है ना। तो बताओ इंक्लाइन के केस में जो काम mg sin थीटा कर रहा था, यहाँ वही काम स्यूडो फोर्स ma करेगा। तो इंक्लाइन के केस में जो काम g sin थीटा कर रहा था, यहाँ वही काम कौन करेगा, a करेगा। बस अब सारे के सारे चीजें है ना, ये पूरा क्वेश्चन ही इंक्लाइन पर परफेक्ट रोलिंग के सिमिलर है। बस यहाँ भी हम बिंदास इंक्लाइन वाले जादुई फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो बस ट्रक के रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन देखना है, तो हमको पता है कि इंक्लाइन पर अगर परफेक्ट रोलिंग हो, इंक्लाइन पर परफेक्ट रोलिंग हो तो इसका एक्सेलरेशन कितना होता है, g sin थीटा अपन 1 प्लस आई सेंटर ऑफ मास अपन mr स्क्वायर। तो बताओ इस बार भी इस सिलेंडर का रिलेटिव एक्सेलरेशन उतना ही होगा। बस बताओ इंक्लाइन के केस में जो काम mg sin थीटा कर रहा था, यहाँ वही काम स्यूडो फोर्स ma कर रहा है, तो g sin थीटा का काम कौन करेगा, a। तो g sin थीटा की जगह a आ जाएगा अपन 1 प्लस आई सेंटर ऑफ मास अपन mr स्क्वायर। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए आई सेंटर ऑफ मास mr स्क्वायर बाय 2 होता है, उधर ट्रांसफर करोगे तो आई सेंटर ऑफ मास अपन mr स्क्वायर 1/2। तो ये सॉल्व करेंगे तो 2a/3। देखो पहले गधों से कितना घिस करे किया था, लेकिन इंक्लाइन वाले जादुई फॉर्मूले से डायरेक्ट आ गया कि इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन 2a/3 होगा। तो बस अब यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम के लिए s रिलेटिव इक्वल टू u रिलेटिव प्लस हाफ a रिलेटिव टी स्क्वायर लगा सकते हैं, तो उससे टाइम भी आ जाएगा। देखना एक और चीज, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा सिलेंडर पर वो देखना है। तो बस ये इंक्लाइन पर परफेक्ट रोलिंग के सिमिलर है, तो इंक्लाइन पर जो परफेक्ट रोलिंग होती है उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है, mg sin थीटा अपन 1 प्लस mr स्क्वायर अपन आई सेंटर मास। तो वैसे यहाँ है ना, इंक्लाइन के केस में जो काम mg sin थीटा कर रहा था, वैसे यहाँ सेंटर मास पर कौन सा फोर्स लग रहा है, स्यूडो फोर्स ma। तो mg sin थीटा काम ma करेगा प्लस ये अपन 1 प्लस mr स्क्वायर अपन आई।
तो सॉलिड सिलेंडर के लिए आई सेंट्रोमास अपन एम आर स्क्वायर हाफ है, तो एम आर स्क्वायर अपन आई सेंट्रोमास 2, तो ये कितना हो गया एम ए बाय 3, तो लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन इतना हो गया, है ना। तो ध्यान रखना है कि मैंने इंक्लाइन वाले, है ना, इंक्लाइन पर परफेक्ट रोलिंग वाले फॉर्मूले को जादुई बोला था, तो रियली जादुई है। ऐसी ऐसी जगह लग जाता है जहां तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो, है। और ये जुगाड़ कब लगाना हो मैं तुमको कई बार बता चुका हूं, तो याद रखना, है ना, कसम खा लेना कि स्टैटिक फ्रिक्शन के अलावा जो फोर्स है वो अगर सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो, है ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के अलावा जो फोर्स है वो अगर सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो तो तुरंत चमक जाना चाहिए कि इसमें इंक्लाइन वाले जादुई फॉर्मूले लग जाएंगे। हाँ बच्चों, फिर रोलिंग में न्यूटन्स लॉ के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, है ना। इंक्लाइन पर परफेक्ट रोलिंग वाले जादुई फॉर्मूले का यूज करना देख लिया। देखो अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन में तुमको जो रिकॉर्डेड लेक्चर भेजा था उसमें परफेक्ट रोलिंग वाले कुछ क्वेश्चन छुड़वाने को बोला था, लेकिन अब उस क्वेश्चन को तुम ट्राई कर सकते हो, तो इसको कर लेना तुम लोग।